ये इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का ये आपको पार्ट दूसरा या तीसरा इंडियन ज्योग्राफी का आपको पार्ट थर्ड होगा। पार्ट थर्ड जो आपको है उसको बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय। दूसरी इंडियन ज्योग्राफी का ये आपको पार्ट थर्ड होगा। पार्ट थर्ड के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको चैप्टर दो भारत की जो भू आकृति है, भारत की भू आकृति जो है उसको पढ़ेंगे। भू आकृति में यहाँ पर हम आपको कुमाऊँ हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। कुमाऊँ हिमालय जो उसको यहाँ पे देखिए द कुमाऊँ हिमालय पश्चिम सतलज एवं पूर्व देखिए पश्चिम में सतलज देखिए आपको पश्चिम सतलज एवं पूर्व में काली नदी के बीच अवस्थित कुमाऊँ हिमालय है, जिसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर और क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी आपको 7,817 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो नंदा देवी आपको 7,817 मीटर, नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अन्य शिखरों में कामट 7,756 मीटर, त्रिशूल आपको 7,140 मीटर और बद्रीनाथ 7,138 मीटर, दूजागिरी 7,066 मीटर, केदारनाथ 6,940 मीटर। आपको फिर जाबनली देखिए जाबनली या शिवलिंग 6,638 मीटर और गंगोत्री 6,615 मीटर। और बंदरपच देखिए आप और बंदरपच 6,320 मीटर। कुमाऊँ हिमालय के प्रमुख हिमालय के प्रमुख हिमनदों ग्लेशियर्स में कुमाऊँ हिमालय के प्रमुख हिमनदों ग्लेशियर्स में गंगोत्री ग्लेशियर, मीलम ग्लेशियर और पिंडाला ग्लेशियर है। और पिंडाला ग्लेशियर इसके प्रसिद्ध यहाँ पे देखिए क्या इसके प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों में प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों में आपको मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर है। बद्रीनाथ देखिए यहाँ पे क्या कि बद्रीनाथ केदारनाथ हरिद्वार एवं सिख धर्म के मानने वालों के लिए हेमकुंड साहिब देखिए हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कुमाऊँ हिमालय में स्थित है। थांगला देखिए थांगला मुलिंगला माना पास थांगला मुनिंगला देखिए आप थांगला मुनिंगला माना पास देखिए टुनजुनला सालसल पास बालचा धूरा कुंगर देखिए कुंगरिन बिंगरी दर्रा लिपमिया धुरा देखिए लिम्पिया धुरा तथा मांगसा धुरा कुमाऊँ को तिब्बत चीन से जोड़ते हैं। कुमाऊँ को तिब्बत चीन से जोड़ते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर कहा मतलब ये जितने भी दर्रे थे सभी को कुमाऊँ को चीन से जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं जो कि चीन में है। अब की मध्य हिमालय इसको बोलते हैं सेंट्रल हिमालय। पश्चिम में काली नदी, पश्चिम में आपको मध्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय हम देखिए पश्चिम में काली नदी तथा पूर्व में तीस्ता नदी के बीच के भाग को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस भाग का क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकतर भाग नेपाल में आता था, कुछ भाग भारत के सिक्किम राज्य में है। पश्चिम बंगाल का कुछ उत्तरी भाग पश्चिम बंगाल का कुछ उत्तरी भाग में इसमें सम्मिलित है। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर मध्य हिमालय सेंट्रल हिमालय में ही अवस्थित है। प्रमुख शिखरों में आपको माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू यहाँ देखिए क्या मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, देखिए गोसाईनाथ 8,014 मीटर सम्मिलित है। हिमालय के इस भाग में अधिक ऊंचाई का दर्रा पासेज का अभाव है। सिक्किम राज्य में आपको नाथुला जेलीपला देखिए सिक्किम राज्य आपको नाथुला जेलीपला गंगटोक राजधानी को तिब्बत की राजधानी जोड़ते हैं। गंगटोक राजधानी को तिब्बत की राजधानी से जोड़ते हैं। मतलब ये जो दर्रा है जो जिला इस जो अभी दर्रा था हिमालय के इस भाग में आपको अधिक ऊंचाई का आपको दर्रा पासेज का अभाव है। सिक्किम राज्य में आपको नाथुला जेलीपला गंगटोक राजधानी को तिब्बत की राजधानी से जोड़ते हैं। अब आगे यहाँ पे एक इंडियाज मेन पासेज का यहाँ पर मैप है। उसके आगे हम देखिए क्या पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, ईस्टर्न हिमालय इसको बोलते हैं। देखिए पूर्वी हिमालय
देखिए पूर्वी हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ इस भाग को पश्चिम से पूर्व की इस भाग को पश्चिम से पूर्व की लंबाई इस भाग को पश्चिम से पूर्व की लंबाई 720 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल लगभग 67,500 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत का अरुणाचल प्रदेश और भूटान देश में है। इस भाग में हिमालय का आकस्मिक उत्थान है। इस भाग में हिमालय का आकस्मिक उत्थान है अतः शिवालिक पर्वतमाला की चौड़ाई बहुत कम है, लगभग 8 किलोमीटर है। पूर्वी हिमालय में अक्का पहाड़ी, देखिए पूर्वी हिमालय में अक्का पहाड़ी, अक्का हिल, दाफला हिल, मिरी पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर की पहाड़ियाँ, अबोर हिल्स है। देखिए मिसमी की पहाड़ियाँ, मिसमी हिल, नमचा बलवा 7,756 मीटर मुख्य पहाड़ियाँ सम्मिलित है। ध्यान रहे नमचा बलवा शिखर अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर उत्तर में तिब्बत चीन में स्थित है। देखिए इस भाग के प्रमुख दर्रों में बोमडिला, बोमला, टूंगा, योंगाप, दीपू, पांगसाओ, शीला, दिहांग दिबांग सम्मिलित है। देखिए पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा के कारण अपरदन की प्रक्रिया बहुत सबल एवं तीव्र है। पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा के कारण आपको अपरदन की प्रक्रिया बहुत सबल एवं तीव्र। देखिए यहाँ पर अपरदन अंग्रेजी में बोलते इरोजन, EROSION, इरोजन। अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर हिमालय अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है तथा अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर आपको हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है तथा यहाँ से इसकी श्रेणियाँ उत्तर दक्षिण की ओर दिशा में विद्यमान है। अरुणाचल प्रदेश के तिराप मंडल अर्थात तिराप डिवीजन नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम में हिमालय को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। हिमालय को इसमें देखिए क्या अरुणाचल प्रदेश के तिराप मंडल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम में हिमालय को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल में इसकी मुख्य पहाड़ियों में पटकाई बूम, नागालैंड की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ तथा मिजोरम की ब्लू माउंटेन इत्यादि सम्मिलित है। देखिए नागालैंड एवं मिजोरम की सीमा पर मिजोरम की सीमा पर आपको अराकान योमा रेंज फैली हुई है। अराकान योमा पर्वतमाला घने जंगलों से ढकी हुई है। ये पहाड़ियाँ ये पहाड़ियाँ आपको दीपू, हुगान, चौकान, देखिए ये पहाड़ियाँ दीपू, हुगान, चौकान, पांगसाहाब और लिखापानी दर्रों के देखिए लिखापानी दर्रों के द्वारा उत्तरी म्यांमार से जुड़ी हुई है। दक्षिण में स्थित एक दर्रे के द्वारा इम्फाल नगरी दक्षिण में स्थित एक दर्रे के द्वारा इम्फाल नगरी मणिपुर म्यांमार के मांडे नगर से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल हिमालय के पूर्वांचल हिमालय की पश्चिमी सीमा पर मेघालय का पठार स्थित है। पूर्वांचल हिमालय की पश्चिमी सीमा पर मेघालय का पठार स्थित है। म्यांमार की पर्वतमाला देखिए म्यांमार की पर्वतमाला दक्षिण से विस्तृत होती हुई म्यांमार की पर्वतमाला को दक्षिण की विस्तृत होती हुई अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा इंडोनेशिया द्वीप समूह तक विस्तृत है। यानी कि क्या आपको पूर्वांचल हिमालय की इसमें जो कहा गया म्यांमार की पर्वतमाला दक्षिण से विस्तृत होती हुई आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा इंडोनेशिया द्वीप समूह तक विस्तृत है। अब देखिए आपको हिमालय सिंटे कैसल बैंड, देखिए हिमालय सिंटे कैसल बैंड आपके यहाँ पर हिमालय सिंटे कैसल बैंड आपके यहाँ देखिए द सिंटे कैसल बैंड्स ऑफ द हिमालय। देखिए हिमालय पर्वत का सामान्य विस्तार पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, परंतु अपनी पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर इसमें आकस्मिक रूप से तीव्र दक्षिणपंथी मोड़ बैंड्स पाए जाते हैं। हिमालय के इन्हीं तीव्र मोड़ों बैंड्स को सिंटे कैसल बैंड कहते हैं।
कहते हैं कि पश्चिम इस प्रकार देखिए, पश्चिम इस प्रकार का अति तीव्र मोड़ के पश्चिम इस प्रकार का अति तीव्र मोड़ बैंड नंगा पर्वत के पास है। नंगा पर्वत के पास है, लेकिन नंगा पर्वत के पास सिंधु नदी ने एक नंगा पर्वत के पास, देखिए नंगा पर्वत के पास सिंधु नदी ने एक अति गहरे महाखंड एक अति गहरे महाखंड डीप गॉर्ज का निर्माण किया है। इस क्षेत्र को भूगर्भिक संरचना एक तीव्र मोड़, एक यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र को भूगर्भिक संरचना एक तीव्र मोड़, इस क्षेत्र को भूगर्भिक संरचना एक तीव्र मोड़ हेयरपिन बैंड का स्वरूप लेती है। इस क्षेत्र को भूगर्भिक संरचना एक तीव्र मोड़ हेयरपिन बैंड का स्वरूप लेती है। जैसे किसी रुकावट का नया मोड़ उत्पन्न हुआ है, देखिए इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के पूर्व में, देखिए इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का अति तीव्र मोड़ पाया जाता है। इन स्थानों पर विवर्तनिक दबाव टेक्टोनिक स्ट्राइक के कारण पश्चिम तथा पूर्वी छोरों पर अति तीव्र मोड़ उत्पन्न हुए हैं। देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे, देखिए पर्वतीय दर्रा आपको देखिए यहाँ पर जोजिला दर्रा जो कि कश्मीर में आपको यहाँ पे इसका इमेज आपको दिया गया है। देखिए हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे, देखिए मेन माउंटेन पासेज ऑफ द हिमालय। पर्वतीय दर्रा पर्वत श्रेणियों या कटक के ऊपर का मार्ग होता है। पर्वतीय दर्रा पर्वत श्रेणियों या कटक के ऊपर का मार्ग होता है। दर्रा व्यापार युद्ध या प्रव्रजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे के प्रमुख दर्रे के यहाँ पर इमेज आपको है, तो एक सूची आपको देखिए। दर्रे का नाम है एक कॉलम में, दूसरे हमको समुद्र तल ऊंचाई है, तीसरे हमको अवस्थिति है और चौथे में उसका महत्व देखिए। तो आपको अधीर दर्रा जो 500 मीटर ऊंचाई है समुद्र से, अधीर दर्रा की ऊंचाई 500 मीटर, समुद्र सभी ऊंचाई जो है समुद्र की से आपको समुद्र की सतह से आपको इसकी ऊंचाई मापा जाएगा। अधीर दर्रा जो 500 मीटर ऊंची है, जिसकी काराकोरम में केटू के उत्तर में स्थित है। तो काराकोरम में केटू के उत्तर में आपको अधीर दर्रा जो कि 500 मीटर ऊंची है वो स्थित है। देखिए यह क्या है, अधीर दर्रा चीन के झिंजियांग या सिकियांग प्रांत के साथ को लद्दाख को जोड़ता है। यह नवंबर से मई के पहले सप्ताह तक सर्दियों के दौरान बंद रहता है। यह नवंबर से मई के पहले सप्ताह तक सर्दियों के दौरान बंद रहता है। अब देखिए बनिहाल दर्रा की बात यहाँ की गई है। बनिहाल दर्रा क्या, देखिए बनिहाल दर्रा देखिए पीर पंजाब में NH-1A अवस्थित है। तो ये आपको बनिहाल दर्रा जो आपको है वो आपको 283 मीटर ऊंची है, जो कि पीर पंजाब में NH-1A अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया है, मतलब बनिहाल दर्रा को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है। और बनिहाल दर्रा की विशेषता ये हुआ कि यह श्रीनगर को जम्मू से मिलाता है। तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से मिलाता है और इसमें जवाहर सुरंग 2.85 किलोमीटर लंबा जो है वो अभी है। इस सुरंग का उद्घाटन दिसंबर 1956 में हुआ था। मतलब आपको बनिहाल दर्रा में ही क्या है, जवाहर सुरंग है। तो बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग की जो लंबाई है वो 2.85 किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ देखिए बारह लांच दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में जो कि 4883 मीटर ऊंची है समुद्र से। बारह लांच दर्रा जो आपको हिमाचल प्रदेश में जो कि 4843 मीटर ऊंची है। और इसकी विशेषता है कि यह मनाली और लेह को जोड़ता है। यह नवंबर से मध्य तक, ये देखिए यह मनाली को लेह से जोड़ता है। यह नवंबर से मई तक, देखिए मनाली और लेह को जोड़ता है। यह नवंबर से मध्य मई तक बर्फ से ढका रहता है। देखिए यहाँ पर क्या बारह लांच दर्रा, देखिए यहाँ पर 12 लांच दर्रा देखिए यहाँ पर 4843 मीटर होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मनाली और लेह को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर यह मनाली और लेह को जोड़ता है। यह नवंबर से मध्य, देखिए नवंबर से मध्य मई तक यह मनाली और लेह को जोड़ता है। यह नवंबर से मध्य मई तक बर्फ से ढका रहता है। बोमडीला दर्रा, देखिए बोमडीला दर्रा की बात यहाँ देखिए। बोमडीला दर्रा की ऊंचाई जो आपको है वो 4331 मीटर है। बोमडीला दर्रा की जो ऊंचाई है आपको 4331 मीटर है। और इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति जो आपको है अरुणाचल प्रदेश या महान हिमालय के भूटान के पूर्व में स्थित है। बोमडीला दर्रा जो आपको है ये अरुणाचल प्रदेश में या महान हिमालय के भूटान के पूर्व में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा जो आपको अरुणाचल प्रदेश में है यह महान हिमालय के भूटान के पूर्व में स्थित है। बोमडीला दर्रा। अब देखिए बोमडीला दर्रा की विशेषता यह हुआ कि यह अरुणाचल प्रदेश को लहासा
लासा तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। आप देखिए बुर्ज दर्रा क्या, बुर्ज दर्रा जो है बुर्ज दर्रा जो है 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। और क्या, श्रीनगर से कृष्णा घाटी को ये इसकी अवस्थिति श्रीनगर से कृष्णा घाटी को कृष्णा घाटी तक ये फैली हुई है। और ये इसकी विशेषता है कि बुर्जा दर्रा की विशेषता है, ये कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई ये कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। यह शीतकाल में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है। अब यहाँ देखिए चांगला दर्रा क्या, देखिए चांगला दर्रा जो है समुद्र तल से 5270 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। और इसकी अवस्थिति ये है कि ये महान हिमालय, देखिए महान हिमालय लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या इसकी आपको अवस्थिति ये है कि महान हिमालय में लद्दाख से तिब्बत को आपको है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे ये हुआ कि इसकी विशेषता यहाँ चांगला दर्रा की विशेषता कि यहाँ से आपको तांगसे नगर को सड़क जाती है। दर्रा में एक मंदिर है जो चांगला बाबा को समर्पित है। अब के देवदासा दर्रा क्या है, देवदासा देखिए देवसा दर्रा जो है 5270 मीटर है। और ये महान हिमालय उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। और यहाँ देखिए क्या कि इसका महत्व ये हुआ कि यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच पारंपरिक पीन पार्वती दर्रा मार्ग का आसान और छोटा विकल्प प्रदान करता है। यहाँ देखिए क्या कि देवसा दर्रा, हम देखिए क्या कि देवसा दर्रा की बात यहाँ पर की गई है। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच पारंपरिक पीन पार्वती दर्रा मार्ग का आसान और छोटा विकल्प प्रदान करता है। आप देखिए दिहांग दर्रा, देखिए यहाँ पर दिहांग दर्रा जो 4000 मीटर ऊंची दिहांग दर्रा जो है वह 4000 मीटर ऊंची है। इसकी अवस्थिति क्या है, हिमाचल प्रदेश स्थित दिहांग दर्रा जो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये 4000 मीटर ऊंची है। इसका महत्व यह है कि यह आंध्र प्रदेश को मांडले म्यांमार जोड़ता है। यह देखिए दिहांग दर्रा जो आपको हिमाचल प्रदेश, यह दिहांग दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या दीफू दर्रा क्या है, देखिए दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। दीफू दर्रा इसका महत्व क्या है, इसका महत्व आपको दीफू दर्रा का महत्व है कि अरुणाचल प्रदेश को मांडे म्यांमार जोड़ते हैं, कि अरुणाचल प्रदेश को मांडे म्यांमार से जोड़ता है। यह वर्ष पर्यंत खुला रहता है। अब यहाँ जो कहा इमिसला दर्रा की बात यहाँ पर की गई। इमिसला दर्रा यह 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। इमिसला दर्रा 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। भारत के संघ शासित सरदार लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत में स्थित है। ये इमिसला दर्रा जो भारत के संघ शासित लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत में स्थित है। यह लद्दाख इमिसला दर्रा जो है वो आपको इमिसला दर्रा जो है वो लद्दाख को तिब्बत चीन से जोड़ता है। इसका कठिन भूभाग और तीव्र ढलान है। अब यहाँ पर जो आपको आगे यहाँ पर है वो आपको है क्या, खारदुगला दर्रा, देखिए खारदुगला दर्रा, यहाँ देखिए खारदुगला दर्रा 6000 मीटर से अधिक है, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इसमें जो खास चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं खारदुगला दर्रा, देखिए यहाँ पर क्या खारदुगला दर्रा जो आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि संघ शासित लद्दाख क्षेत्र में, देखिए संघ शासित लद्दाख क्षेत्र में लेक के पास स्थित है। संघ शासित लद्दाख क्षेत्र में ये लेक के पास स्थित है, लेक के पास आपको स्थित है। तो यहाँ देखिए क्या कि देखिए यहाँ पर क्या खारदुगला दर्रा की बात यहाँ पे देखिए खारदुगला दर्रा की बात कर रहे हैं। 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह आपको है। खारदुगला दर्रा जो है वह संघ शासित लद्दाख क्षेत्र में लेक के पास स्थित है। और यह देखिए यहाँ पे जो खास बात कहा गया, यह लेक को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। यह सर्वाधिक ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। तो खारदुगला दर्रा जो है यह लेक को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है और यह सर्वाधिक ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए आपको खुनकेराव दर्रा, देखिए क्या खुनकेराव दर्रा जो है वह समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इसकी स्थिति यह हुआ कि लद्दाख में काराकोरम पर्वत में स्थित है। देखिए खुनकेराव दर्रा जो है वह लद्दाख में आपको काराकोरम पर्वत में स्थित है। और इसके महत्व यह लद्दाख को चीन के सिंकियांग प्रांत से जोड़ता है। नवंबर से मई तक ये हिमाचलित रहता है। और लिखापानी दर्रा जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, अरुणाचल प्रदेश स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार जोड़ता है जो आपको लिखापानी दर्रा आपको है। लिपुलेख दर्रा जो है वह पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड
उत्तराखंड में स्थित है। पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में स्थित है। और लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत चीन से जोड़ता है। मानसरोवर झील की यात्रा में सहायक है। मानसरोवर झील की यात्रा में ये सहायक है। और चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की महत्वपूर्ण सीमा चौकी आपकी ये लिपुलेख दर्रा है। फिर आपको आगे देखिए मना दर्रा जो है क्या है, ये आपको मना दर्रा जो आपके यहाँ पर उसको देखिए मना दर्रा आपके यहाँ पे है। देखिए आप मना दर्रा जो आपको 5,611 मीटर ऊंची है, ये महान हिमालय में स्थित है। ये मना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। फिर आपको देखिए मांगसाधुरा दर्रा जो 500 मीटर अधिक ऊंचाई पर है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। और ये मांगसाधुरा दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इस दर्रे को पार करना होता है। भूस्खलन मुख्य समस्या है। अब देखिए मूलिंग दर्रा देखिए आप क्या मूलिंग दर्रा जो आपका मूलिंग दर्रा जो है गंगटोक के उत्तर में स्थित है। मूलिंग दर्रा जो है वह गंगटोक के उत्तर में स्थित है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा देखिए, नाथुला दर्रा जो 4,310 मीटर है। नाथुला दर्रा जो है 4,310 मीटर है। और ये स्थिति जो है सिक्किम में भारत देखिए, सिक्किम भारत चीन सीमा पर स्थित है। सिक्किम में नाथुला दर्रा जो 4,310 मीटर है। अब स्थिति देखिए सिक्किम भारत चीन सीमा पर स्थित है। देखिए यहाँ पर नाथुला दर्रा जो सिक्किम भारत चीन सीमा पर स्थित है। और ये महत्व देखिए क्या, ये महत्व जो है प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। यह प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। यह भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। यानी कि नाथुला दर्रा जो आपको है, नाथुला दर्रा जो है 4,310 मीटर है। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। मतलब नाथुला दर्रा जो है प्राचीन सिल्क रोड का ही एक हिस्सा है। और ये नाथुला दर्रा ही क्या भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। और 1962 युद्ध के बाद 2006 में पुनः खोला गया था इसको, नाथुला दर्रा को। अब देखिए नेतिला दर्रा जो आपको है, ये आपको नेतिला दर्रा आपको 5,068 मीटर ऊंची है, जो उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड को तिब्बत जोड़ता है। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपको नेतिला दर्रा है। उसका देखिए पानागन आपके यहाँ पर क्या है कि पानागन दर्रा जो है वो 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश में मांड्रे म्यांमार को जोड़ता है। अब यहाँ पर आगे जो कहा गया उसको देखिए यहाँ पर, ये आगे आपको पेंसिला देखिए, पेंसिला दर्रा जो आपको है, पेंसिला दर्रा जो आपको 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। पेंसिला दर्रा जो है 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। और ये पेंसिला दर्रा जो 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। यह महान हिमालय या कश्मीर घाटी को कारगिल लद्दाख से जोड़ता है। यहाँ पे ये बात कहा गया। पेंसिला दर्रा जो है 5,000 मीटर से अधिक 5,000 मीटर से देखिए 5,000 पेंसिला दर्रा जो 5,000 मीटर से अधिक महान हिमालय में अवस्थित है। यह कश्मीर घाटी को कारगिल लद्दाख से जोड़ता है। और पीर पंजाल दर्रा की बात करते हैं। पीर पंजाल दर्रा 3,494 मीटर देखिए यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा जो है 3,494 मीटर। ये आपको मुगल रोड में, ये कहाँ पर है, ये आपको मुगल रोड में स्थित है। और ये मतलब पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर का परंपरागत दर्रा है। और पीर पंजाल दर्रा जो है सर्वाधिक समीद खंड के प्रवेश मार्ग है। सर्वाधिक मतलब पीर पंजाल दर्रा जो सर्वाधिक समीद खंड के प्रवेश मार्ग, लेकिन बंटवारे के बाद इसे उपमहाद्वीपीय के लिए बंद कर दिया गया। अब ये करातांग दर्रा जो है 5,540 मीटर है, जो कि काराकोरम पर्वत स्थित है। करातांग दर्रा जो 5,540 मीटर है, जो कि काराकोरम पर्वत में स्थित है। और इसकी विशेषता ये हुआ कि करातांग दर्रा की विशेषता ये हुआ कि तारिम बेसिन में लेह और यारकन के बीच तारिम बेसिन में लेह और यारकन के बीच से प्राचीन कारवां मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। यह ग्रेट सिल्क रोड का एक हिस्सा था। फिर आपको आगे यहाँ पर आगे देखिए रोहतांग दर्रा जो आपको है, देखिए रोहतांग दर्रा जो है वह 3,979 मीटर है, जो कि पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से मनाली से 51 किलोमीटर है। रोहतांग दर्रा जो है वह 3,979 मीटर, जो कि पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से मनाली से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखिए रोहतांग दर्रा जो है ये
इसकी विशेषता यह कि यह हिमाचल प्रदेश कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी जोड़ता है। सड़क की बहुत देखिए सड़क की पहुँच बहुत ऊँची है, बहुत अच्छी सड़क की पहुँच बहुत अच्छी है और सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाया गया है। ये रोहतांग दर्रा BRO द्वारा बनाया गया है। अब देखिए सिंध के सैनकोट्ठा गेप दर्रा जो है वह 4300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर अधिक ऊंची है और ये सतलज में अवस्थित है। सैनकोटा गैप दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में इस दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में इस दर्रे से प्रवेश करती है। यह चीन देखिए यह प्रवेश करती है। यह भारत में चीन के साथ व्यापार का तीसरा सीमा स्थल है। यह भारत में चीन के साथ देखिए आप क्या यह भारत में आपको चीन के साथ व्यापार का तीसरी सीमा स्थल है। देखिए आपको क्या शिवकिला दर्रा की बात करते हैं। शिवकिला दर्रा आपको 3930 मीटर है। शिवकिला दर्रा आपके 3930 मीटर है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 भारत चीन सीमा महत्वपूर्ण स्थल से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी से बहती है। देखिए थांगला दर्रा थांगला दर्रा की बात करते हैं। थांगला दर्रा जैसे यहाँ पर कोई थांगला दर्रा 5359 मीटर। देखिए थांगला दर्रा 5359 मीटर जो कि लद्दाख में आपको है। देखिए खारदुंग यहाँ पर देखिए थांगला दर्रा क्या खारदुंग ला के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। खारदुंग ला के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। अब देखिए ट्रेल दर्रा देखिए यहाँ पर क्या ट्रेल दर्रा की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ट्रेल दर्रा की बात करते हैं। 5212 मीटर ट्रेल दर्रा जो 5212 मीटर है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। देखिए ट्रेल दर्रा जो है यह इसका महत्व क्या ट्रेल दर्रा का, यह पिंडारी घाटी को मीलम घाटी जोड़ता है। यह पिंडारी घाटी को मीलम घाटी जोड़ता है। अत्यंत तीव्र धार और बिहार इलाके इस दर्रे से गुजरना कठिन बनाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या जोजिला दर्रा देखिए। जोजिला दर्रा की ऊंचाई है वो 3528 मीटर समुद्र से और ये कश्मीर श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर क्या जोजिला दर्रा की विशेषता ये कि जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को कारगिल और लेह जोड़ता है। और यहाँ पर क्या जोजिला दर्रा जो है जोजिला दर्रा में अत्यधिक हिमपात होता है और दिसंबर से मध्य मई तक आपको जोजिला दर्रा बंद रहता है। सीमा मार्ग संगठन इस मार्ग के पथ प्रदर्शक है। सीमा मार्ग संगठन मतलब BRO जिसे बोलते हैं बॉर्डर सीमा मार्ग संगठन जिसको BRO भी बोला जाता है। सीमा मार्ग संगठन BRO और जोजिला दर्रा के मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। हाल ही में से राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 घोषित किया गया, मतलब जोजिला दर्रा को राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 घोषित किया गया है। जोजिला दर्रा देखिए जोजिला दर्रे और एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6809 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह का मार्ग 3.5 घंटे समय के स्थान पर 15 मिनट में पूरा होता है। देखिए जोजिला दर्रा और एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6809 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा आपको श्रीनगर और लेह का मार्ग 3.5 घंटे समय का स्थान पर 15 मिनट में पूरा होगा। फिर देखिए आपको यहाँ पे जो कहा गया हिमनद की बात आपको की गई है। देखिए यहाँ पे हिमनद एवं हिमरेखा देखिए हिमनद एवं हिमरेखा जिसको बोलते हैं हिमनद ग्लेशियर्स बोलते हैं एंड हिमरेखा मतलब स्नो लाइन बोलते हैं। देखिए हिमनद या हिमरेखा जिसको बोलते हैं उसको देखिए यहाँ देखिए हिमनद देखिए क्या हिमनद संघन बर्फ का समूह। हिमनद आपको संघन बर्फ का समूह है जो अपने वजन से बहता है जो अपने वजन से बहता है। हिमनद देखिए हिमनद बर्फ के संचय से बनता है। देखिए यहाँ पर क्या हिमनद संघन बर्फ का समूह है। हिमनद संघन बर्फ का समूह जो अपने वजन से बहता है। देखिए हिमनद बर्फ के संचय से बनता है। इसका ऑप्शन अनेक वर्षों में होता है। इसका ऑप्शन अनेक वर्षों में होता है। यह पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है, लगभग 75%।
यह पृथ्वी में ताजे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है, लगभग 75% है। पर्वतों पर स्थायी हिम की निचली सीमा को हिम रेखा स्नो लाइन कहते हैं। पर्वतों पर स्थायी हिम की निचली सीमा को हिम रेखा स्नो लाइन कहते हैं। पूर्वी हिमालय और कुमाऊं, देखिए पूर्वी हिमालय और कुमाऊं हिमालय में लगभग 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी होती है और पश्चिमी हिमालय में 2500 किलोमीटर बर्फबारी होती है। कंचनजंगा में 280 की उत्तरी, देखिए कंचनजंगा को 280 उत्तरी अक्षांश से काराकोरम में 360 उत्तरी अक्षांश तक में वृद्धि के लिए बर्फ के अंतर को जिम्मेदार ठहराया गया है। हिम रेखा पर अक्षांश ऊंचा वर्षण की मात्रा में आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कारणों से हिमालय पर्वत के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। काराकोरम श्रेणी को मिलाकर हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फ से अस्थायी रूप से ढका हुआ है। हिमालय पर्वत के पश्चिमी एवं पूर्वी मोड़ सिंटैक्टिकल बैंड्स, हिमालय पर्वत के पश्चिमी एवं पूर्वी मोड़ सिंटैक्टिकल बैंड्स के मध्य छोटे बड़े लगभग 1500 आपको हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब पूर्व की ओर देखिए, यहाँ पर क्या पूर्व की अरुणाचल प्रदेश में हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 44 मीटर है, लगभग 4400 मीटर है। देखिए पूर्व की अरुणाचल प्रदेश में हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर है। जबकि कश्मीर हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 5200 मीटर से 5800 मीटर है। कुमाऊं उत्तराखंड में हिम रेखा 5100 मीटर है, जबकि कुमाऊं उत्तराखंड में हिम रेखा 5100 मीटर से 5500 मीटर के मध्य पाई जाती है। देखिए यहाँ पर हिमालय का अनुवाद पार्श्व ली वार्ड सीड, देखिए यहाँ पर क्या हिमालय का अनुवाद पार्श्व ली वार्ड सीड में आर्द्रता की कमी के कारण हिम रेखा की ऊंचाई दक्षिण पार्श्व से लगभग 900 मीटर अधिक ऊंची है। यहाँ देखिए क्या पूर्वी हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण हिम रेखा पूर्वी हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण आपको हिम रेखा स्नो लाइन की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में नीची है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या, इस प्रकार आर्द्रता की मात्रा एक हिम रेखा की ऊंचाई में एक प्रत्यक्ष संबंध है। इस प्रकार आपको आर्द्रता की मात्रा एवं हिम रेखा की ऊंचाई में एक प्रत्यक्ष संबंध है। अर्थात जिन भागों में अधिक आर्द्रता है, आर्द्रता अधिक है वहाँ हिम रेखा नीची होती है। यानी कि बहुत अच्छी, आप देखिए यहाँ पर हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा स्नो लाइन की ऊंचाई देखिए यहाँ पर एक आपको यहाँ पर हिमालय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी हिमालय में आपको जो है वह 4400 मीटर हिम रेखा की ऊंचाई है और कश्मीर हिमालय में आपको 5200 से 5800 मीटर का आपको हिम रेखा की ऊंचाई है। कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय जो आपका वो आपको उसमें आपको हिम रेखा की ऊंचाई 5100 से 5500 मीटर है और आपको काराकोरम श्रेणी में हिम रेखा की ऊंचाई है वो आपको 5500 मीटर से अधिक ऊपर है। अब कि हिमालय पर्वत का अधिकतर प्रमुख ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला एवं दीर्घ हिमालय में पाए जाते हैं। लघु हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर आकार में छोटे हैं। लघु हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर जो है वो आकार में छोटे हैं। दीर्घ हिमालय एवं काराकोरम के कुछ प्रमुख ग्लेशियर को इतना चीज में आपको चित्र 2 नंबर 2.15 में दर्शाया गया है। तो तालिका 2.3 में उनका विवरण प्रस्तुत किया है। देखिए आपको भारत के प्रमुख हिमनद यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें इतना लिस्ट आपको दिया गया है। भारत के प्रमुख हिमनद यहाँ देखिए, इसमें देखिए आपको हिमनद का नाम है, अवस्थिति है और लंबाई है, फिर ऊंचाई है, फिर महत्वपूर्णता देखिए। सियाचिन जो है वह काराकोरम स्थित है, जिसकी देखिए यहाँ पर क्या सियाचिन आपको 5400 मीटर ऊंची 76 किलोमीटर लंबी काराकोरम में स्थित हिमनद है। जिसका महत्वपूर्ण बात यह होगी सियाचिन हिमनद की महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। अब कि बिआफो क्या होता है, बिआफो जो आपको है बिआफो हिमनद जो है वह 51,128 मीटर ऊंची है और आपको 60 किलोमीटर लंबी है। यह काराकोरम लद्दाख के बाल्टिस्तान प्रदेश में आपको है। तो आपको काराकोरम बिआफो जो आपको काराकोरम लद्दाख के बाल्टिस्तान प्रदेश में है और यह सिगार नदी में, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि सिगार नदी में बहता है, मतलब ये बिआफो जो है वो सिगार नदी में बहता है। फिर देखिए चोंगा लुंगमा जो आपको है, जो आपको है वह 5016 मीटर ऊंची है।
जो कि 50 देखिए यहाँ पर क्या चोंगा लोमो जो आपको है, चोंगा लोमो चोंगोलुंगमा हिमनद जो आपको 5016 मीटर ऊंची है और ये 50 किलोमीटर लंबी है। ये काराकोरम में आपको, ये काराकोरम में आपको है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, गिरगिट बाल्टिस्तान में अवस्थित है, गिरगिट बाल्टिस्तान में अवस्थित है, गिरगिट बाल्टिस्तान में अवस्थित है। फिर देखिए यहाँ पर क्या गंगोत्री उत्तराखंड की बात करते हैं। गंगोत्री हिमनद जो आपको 5415 मीटर ऊंची है और ये 28 किलोमीटर लंबा है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और गंगोत्री हिमनद की विशेषता है कि चौखंबा शिखर के नीचे बनता है, चौखंबा शिखर के नीचे बनता है और यह गौमुख भी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मतलब इसी से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। तो देखिए रीमो हिमनद जो आपको है वो आपको, रीमो हिमनद जो है वो आपको 7385 मीटर ऊंची है और ये 40 किलोमीटर लंबी है और ये लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र में स्थित है रीमो। आइए देखिए, रीमो को बोलते हैं श्योक नदी, रीमो का जो है वो श्योक नदी में बहता है। हिस्पर हिमनद जो है, हिस्पर हिमनद जो है वो ऊंचाई, हिस्पर हिमनद की जो ऊंचाई है, हिस्पर हिमनद की जो ऊंचाई है वो 5128 मीटर है। हिस्पर हिमनद की जो ऊंचाई है वो 5128 मीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 63 किलोमीटर है और ये आपको गिरगिट बाल्टिस्तान है, गिरगिट बाल्टिस्तान में है। यह विश्व का हिस्पर जो है विश्व का सबसे लंबा हिमनद क्रम है, हिस्पर जो विश्व का सबसे लंबा हिमनद क्रम है। और जीमू जो है, जीमू की जो आपको लंबाई वो 26 किलोमीटर लंबी है, वो सिक्किम नेपाल में है, सिक्किम और नेपाल में है। और ये क्या जीमू जो है, जीमू की विशेषता है पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा हिमनद जो तीस्ता नदी को पोषित करता है। तो यानी पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा जो हिमनद है वो आपको जीमू है, जो कि तीस्ता नदी को पोषित करता है। अब के द्वारदुंग क्या, द्वारदुंग जो आपके यहाँ देखें, द्वारदुंग जो है वह 4780 मीटर ऊंची है और 23 किलोमीटर लंबी है, 23 किलोमीटर को लंबी है, जो कि हिमालय श्रेणी में स्थित है। इसकी विशेषता, द्वारदुंग की विशेषता क्या हुआ, ये जम्मू और कश्मीर के कारगिल, ये जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में जास्कर रेंज में स्थित है। और सफत देखिए, और सफत हिमनद क्या, देखिए सफत हिमनद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है कि सफत हिमनद क्या हो, देखिए सफत हिमनद जो आपको 4400 मीटर, सफत हिमनद जो आपको है वह 4400 मीटर ऊंची है और 14 किलोमीटर लंबी है। और देखिए क्या 14 किलोमीटर लंबी है और यह पूर्वा हिमालय श्रेणी, और यह पूर्वा हिमालय श्रेणी में स्थित है, पूर्वा हिमालय श्रेणी में स्थित है। सफत हिमनद की विशेषता ये हुआ कि ये क्या नून और कुंड, देखिए नून और कुंड शिखरों को ऊंचाई बढ़ाता है, नून और कुंड शिखरों को ऊंचाई बढ़ाता है। पिघला पानी सुरु नदी में बहता है, पिघला पानी सुरु नदी में बहता है। ठीक है, सोना पानी यहाँ बात करते हैं, सोना पानी देखिए क्या, सोना पानी के जो आपके यहाँ पर है, यहाँ देखिए क्या कि सोना, देखिए यहाँ पर क्या सोना पानी की बात हम करते थे। सोना पानी क्या 4000 मीटर, सोना पानी जो आपका है 4000 मीटर क्या है, सोना पानी जो है वो 4000 मीटर ऊंची है और 1500 किलो, और सॉरी सोना पानी जो 4000 मीटर ऊंची है और ये 15 किलोमीटर लंबी है, जो कि लाहौर और स्पीति प्रदेश की चंद्रा घाटी में स्थित है। सोना पानी की विशेषता वाकई रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाब श्रेणी में सबसे लंबा हिमनद है, रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाब श्रेणी में सबसे लंबा हिमनद यही जो सोना पानी है। मिलाम क्या, देखिए मिलाम जो आपको 2290 मीटर ऊंची है और 15 किलोमीटर लंबा है, जो उत्तराखंड में स्थित है। और मिलाम की विशेषता है कि गौरी गंगा नदी का मुख्य स्रोत कुमाऊं हिमालय सबसे बड़ा हिमनद है। अब यहाँ देखिए गौरी गंगा का मुख्य स्रोत हुआ और कुमाऊं हिमालय सबसे बड़ा हिमनद हुआ। इस बात देखिए रूपार हिमनद जो आपको 6326 मीटर ऊंची हुआ और 15 किलोमीटर लंबी है, जो कश्मीर आपका रूपार हिमनद है। और रूपार जो आपको ग्रेटर हिमालय में स्थित है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। रूपार हिमनद जो है ग्रेटर हिमालय में स्थित है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। और गनगिरी जो आपको है, गनगिरी जो आपको है, गनगिरी जो आपको है वो आपको कितना 7135, गनगिरी जो आपको है वो 7135 मीटर ऊंची है, जिसकी लंबाई आपको 11 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई आपको 11 किलोमीटर है। और जिसकी लंबाई आपको 13 किलोमीटर, सॉरी जिसकी लंबाई आपको 13 किलोमीटर है गनगिरी की। और ये नूनकुन पर्वत हिमालय श्रेणी में स्थित है। और ये गांगरीन जो आपको है, इसकी हिमनद की विशेषता है क्या, नुमकुन शिखर में सबसे बड़ा हिमनद है, नुमकुन शिखर में सबसे बड़ा हिमनद जो है गंगरी है। और बारासिंगरी, देखिए बारासिंगरी जो आपको 5570 मीटर ऊंची है, जो कि 11 किलोमीटर लंबी है। और देखिए ये चंद्र घाटी हिमाचल प्रदेश में लाहौर में स्थित है। ये जो आपको बारासिंगरी है, बारासिंगरी जो आपको चंद्र घाटी हिमाचल प्रदेश में लाहौर में स्थित है। और हिमालय में दूसरा सबसे बड़ा हिमनद चुनाव नदी के जल का स्रोत खुरम्बा के निक्षेप है। तो ये जो बारासिंगरी आपको हिमालय में दूसरा लंबा हिमनद चुनाव नदी के जल का स्रोत खुरमा के निक्षेप है। अब के दमीर नंगा पर्वत जिसको बोलते हैं, दमीर या नंगा पर्वत हिमनद जो है वो आपको 4203 मीटर ऊंची है, 11 किलोमीटर लंबी है, जो कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आपको है। और इसकी विशेषता है कि दमीर पर्वतों की, देखिए दमीर पर्वतों को पर्वतों का राजा भी कहा, दमीर पर्वतों को राजा भी कहा जाता है। ये विश्व के लंबे पर्वत हैं। और पिंडारी हिमनद जो है, पिंडारी हिमनद जो 3353 मीटर ऊंची है और 3 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है। देखिए यहाँ पर पिंडारी जो देखिए पिंडारी नदी को जन्म देता है, पिंडारी नदी को जन्म देता है। देखिए
चांग कुमदान देखिए आप क्या चांग कुमदान देखिए, चांग कुमदान यहाँ पे चांग कुमदान जो 71 मीटर ऊंची है, 21 किलोमीटर लंबी है, जो काराकोरम में स्थित है। और लद्दाख में देखिए आप चांग कुमदान जो आपको है, इसकी विशेषता क्या हुआ, लद्दाख से देखिए लद्दाख ये श्योक के नदी के लिए जल प्रदान करता है और स्रोत सिकता भी है। लद्दाख ये श्योक के नदी के लिए जल प्रदान करता है और स्रोत सिकता भी है। देखिए आप हिस्पर की बात करते हैं, हिस्पर जो आपको 5128 मीटर ऊंची है और ये 60 किलोमीटर लंबी है और ये काराकोरम श्रेणी में आपको हिस्पर है। फिर देखिए क्या सिंघार नदी, इस हिस्पर की खास विशेषता क्या है, सिंघार नदी को जल प्रदान करता है, हिस्पर सिंघार नदी जल प्रदान करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर लघु हिमालय की बात की गई। देखिए लघु हिमालय, जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर लघु हिमालय लेसर हिमालय के, देखिए लघु हिमालय के अली हिमनद, लघु हिमालय के हिमनद अपेक्षा के छोटे हैं। लघु हिमालय के जो हिमनद है वो अपेक्षा के छोटे हैं, जिनकी लंबाई 3 से 5 किलोमीटर तक है। जिनकी लंबाई जो आपका हुआ 3 से 5 किलोमीटर तक है, मतलब यहाँ पर लघु हिमालय की जो लंबाई है वो 3 से 5 किलोमीटर तक आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया, इसमें आगे जो आपके यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए जिनकी लंबाई इसके यहाँ देखिए क्या, इनके विपरीत देखिए, इनके विपरीत काराकोरम तथा दीर्घ हिमालय, इनके विपरीत आपको काराकोरम तथा इनके विपरीत काराकोरम तथा दीर्घ हिमालय के ग्लेशियरों की लंबाई अधिक है। ग्लेशियरों की लंबाई अधिक है काराकोरम में स्थित सियाचिन हिमनद। कराकोरम की देखिए यहाँ पर क्या, कराकोरम में स्थित सियाचिन हिमनद, कराकोरम में स्थित सियाचिन हिमनद सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई सबसे अधिक 75 किलोमीटर है। जिसके पश्चात आपको सासेनी की लंबाई 68 किलोमीटर एवं हिस्पारा की लंबाई 61 किलोमीटर है। इसके देखिए इनके पश्चात क्रमशः को बियाफो बियाफो 60 किलोमीटर है, बाल्टोरो 58 किलोमीटर है, चोंगो लुग्मा आपको 50 किलोमीटर है और खोंदो पिन आपको 41 किलोमीटर है। तारिमो आपको 40 किलोमीटर लंबा है। अन्य ग्लेशियरों में आपको पुनमा गंगोत्री 26 किलोमीटर है, जेमू सिक्किम 25 किलोमीटर है तथा रूपर 16 किलोमीटर प्रमुख है। देखिए यहाँ पर क्या कि उत्तर पश्चिम हिमालय के प्रमुख हिमनद हम देखें क्या, हिमालय के हिमनद हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्रोत ही नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में जब वर्षा नहीं होती तब यही हिमनद उत्तरी भारत की नदियों के जल स्रोत है। ग्लेशियर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियोलॉजी विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय पर्वत के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। हिमालय पर्वत के ग्लेशियर आपको सिकुड़ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी लंबाई कम हो रही है। इसरो के अध्ययन के अनुसार हिमालय के 75% हिमनद ग्लेशियर पिघल रहे हैं, 8% का विस्तार हो रहा है, तो 17% में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए भारत में हिमनद, देखिए आइस एज इन इंडिया, देखिए भारत में हिमनद आइस एज इन इंडिया की बात हम करते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिकों के अनुसार कई बार हिमयुग आने की घटना घटी है। भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिकों के अनुसार कई बार हिमयुग आने की घटना घटी है। भारत में हिमयुग की संक्षिप्त विवेचना निम्न चार्ट में की गई है। भारत में हिमयोग की संक्षिप्त विवेचना आपको निम्न चार्ट में की गई है। पढ़ा देखिए आपको भारत में हिमयुग कहते हैं। भारत में हिमयुग को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए धारवाड़ हिमयुग होता है और आपको गोंडवाना हिमयुग होता है, फिर आपको प्लाटोस्टीन हिमयुग होता है। अब धारवाड़ हिमयुग थोड़ा सा कुछ जान धारवाड़ हिमयुग के बारे में देखिए यहाँ पर कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हिमोड निक्षेप और अन्य हिमानीकृत धारतरीय तत्वों के देखने से प्रकट होता है कि हिमयुग के दौरान धारवाड़ियन का लगभग 1700 मिलियन वर्ष पूर्व था। अब देखिए गोंडवाना हिमयुग की यहाँ पर विशेषता देखिए क्या, तलचर सीरीज ये गोंडवाना कल्प तलचर सीरीज से गोंडवाना कल्प के हिमाच्छादन प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए तलचर सीरीज से गोंडवाना कल्प के हिमाच्छादन प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्लाटोस्टीन हिमयुग, देखिए प्लाटोस्टीन हिमयुग जो आपको है इसकी आपको 3 विशेषताएं हम देखिए क्या, 3 4 विशेषताएं हम देखिए।
हाँ, देखिए हिमालय के देखिए क्या प्लेटोस्टीन हिमयुग में क्या है कि हिमालय काराकोरम और महान हिमालय से देखिए हिमालय काराकोरम और महान हिमालयन श्रेणी हिमालय के काराकोरम और महान हिमालयन श्रेणी में हिमयुग के प्रभाव की जानकारी मिलती है। देखिए अब दूसरा देखिए हम क्या कश्मीर देखिए कश्मीर केवड़ा जमावरों बरवाड़ा झेंडा और लद्दाख है। और देखिए यहाँ जो कहा गया कश्मीर केवड़ा जमावरों बरावाड़ा दोहा और लद्दाख के बीच अनियमित चट्टानें बॉर्डर स्केट्स बर्फ रंग की रेत प्रबुद्ध खंडों को स्तरीकृत किया गया है जो ग्लेशियर का प्रमाण प्रदान करते हैं। देखिए इस युग में आपको ग्लेशिएशन इस युग में मतलब प्लाइस्टोसिन युग में ग्लेशिएशन ऐसे हिमालय प्रदेश ऊंचाई पर स्थित हिमनद झीलों की रचना प्रकट करते हैं। अब कैलाशकुंड हम जो कहा कैलाशकुंड देखिए कैलाशकुंड आपको सपनकाल झील गुलगर्म बेसिन शेषनाग और गंगातल झील और लद्दाख के कश्मीर बरवाड़ा डोंडा थे। कैलाशकुंड देखिए आपके कैलाशकुंड सपनकाल झील गुलगर्म बेसिन शेषनाग और गंगातल झील और लद्दाख के कश्मीर बरवाड़ा डोडा थे। आपके धारवाड़ हिमयुग के बारे में देखिए क्या धारवाड़ आइस एज देखिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में पाए जाने वाले हिमोड अंग्रेजी मोरेनेस मोरेनेस निक्षेपों एवं हिम द्वारा निर्मित भू आकृतियों से आपको हिम युग के प्रमाण मिलते हैं। इस हिमयुग का समय आपको 70 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। फिर दूसरा गोंडवाना हिमयुग देखिए गोंडवाना आइस एज की बात करते हैं। गोंडवाना युग की तलचर श्रेणी में इसकार के हिमयुग के आसपास प्रमाण मिलते हैं। गोंडवाना युग की तलचर श्रेणी में इसकार के हिमयुग के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अब तीसरा देखिए प्लाइस्टोसिन हिमयुग देखिए यहाँ पर प्लाइस्टोसिन आइस एज देखिए आप इसकार के हिमयुग के हिमालय पर्वत काराकोरम श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलते हैं। कश्मीर की घाटी हम भद्रवाह घाटी डोंडा जिला में पाया जाने वाला करेवा इसी हिमयुग का प्रमाण है। कश्मीर की घाटी हिमालय की ढलानों पर पाए जाने वाले ढलानों पर पाए जाने वाले बहुत सी अपरदित भू आकृतियाँ इरोजनल लैंड फॉर्म हिमोड हिमोड इस हिमयुग का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब हिमालय पर्वत का महत्व देखिए आप साइनिफिकेंस ऑफ द हिमालय देखिए हिमालय पर्वत आपको भारतीय उपमहाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति खंड है। हिमालय पर्वत आपको भारतीय उपमहाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति खंड है। देखिए प्राय कहा जाता है कि हिमालय पर्वत भारत का शरीर एवं आत्मा दोनों है। देखिए यहाँ पर क्या हिमालय पर्वत देखिए आपको यहाँ पर क्या तो हिमालय पर्वत देखिए आपको क्या कि हिमालय पर्वत भारत का शरीर एवं आत्मा दोनों है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति खंड है। हिमालय पर्वत आपको भारतीय उपमहाद्वीप देखिए हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति हिमालय पर्वत आपको भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति खंड है। प्राय कहा जाता है कि हिमालय पर्वत भारत का शरीर एवं आत्मा दोनों है। भारत के हिमालय के महत्व संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला गया है। और कि भारतीय जलवायु प्रभाव देखिए क्लाइमेट इन्फ्लुएंस हम देखिए क्लाइमेट इन्फ्लुएंस देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत का भारत के तापमान एवं वर्षा के वितरण पर भारी प्रभाव पड़ता है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आने वाले ग्रीष्म मानसून की पवनों के रास्ते में अवरोधक बनकर भारत को भारी वर्षा देता है। इसी प्रकार शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली अति शीत एवं सूक्ष्म पवनों को रोककर उत्तर भारत की घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ के अनुसार हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले जेट स्ट्रीम को शीत ऋतु में आपको दो भागों में विभाजित कर देता है। जिसकी भारत में ग्रीष्म मानसून
देखिए यहाँ पे क्या जिसकी भारत में ग्रीष्म मानसून के आगमन था उसकी सफलता में भारी भूमिका है। देखिए यहाँ पे क्या जिसकी भारत में ग्रीष्म मानसून के आगमन तथा उसकी सफलता में भारी भूमिका है। देखिए प्रतिरक्षा, देखिए यहाँ पे डिफेंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिरक्षा डिफेंस की बात हम यहाँ पर करते हैं, क्या कि डिफेंस की बात करते हैं। भारत के इतिहास उत्तर की दिशा में, भारत के इतिहास में प्रतिरक्षा डिफेंस, देखिए भारत के इतिहास में उत्तर की दिशा की ओर से कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। आधुनिक युद्ध अस्त्र के बावजूद भी हिमालय पर्वत का प्रतिरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व है। वर्तमान में इस प्रदेश में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान की सीमाओं तक सुगम तथा उच्च कोटि के मार्गों का विकास किया जा चुका है। अब के सलाह निरार नदियों का स्रोत मतलब सोर्स ऑफ परनेलियर रिवर्स की बात करते हैं। सलाह निरार नदियों का स्रोत यहाँ देखते हैं। उत्तरी भारत का अधिकतर सलाह निरार नदियों का जल स्रोत हिमालय पर्वत के हिमनद, ग्लेशियर, झरनों, स्प्रिंग अथवा झीलों में है। ये नदियाँ भारत के करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन में भारी भूमिका निभाती है। फिर देखिए आप उपजाऊ मिट्टी का स्रोत देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ फर्टाइल सॉइल देखिए। हिमालय पर्वत से निकलने वाली सलाहनीर नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में जरूर अवसादों से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। उत्तरी भारत उपजाऊ मैदान इन्हीं नदियों से लाई गई मिट्टी से बने हैं। इस मैदान में विश्व की अधिकतर फसलों को उगाया जा सकता है। अब देखिए पन बिजली उत्पादन के हम क्या जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। हिमालय पर्वत में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। पन बिजली उत्पादन के लिए बहुत से बांध बनाए जा चुके हैं। भाखड़ा नगर, गिरिबाटा, चमेरा, पोंग, बस्सी, सिरार, दुलहस्ती, बंगलियार, टिहली, कोटेश्वर इत्यादि हिमालय पर्वत में स्थित परियोजनाएं आपको है। वन संपदा देखिए, फॉरेस्ट वेल देखिए, वन संपदा या फॉरेस्ट वेल देखिए यहाँ पर। हिमालय पर्वत आपको वन संपदा से परिपूर्ण है। हिमालय के जंगलों में आपको भारी विविधता पाई जाती है। देखिए हिमालय जंगलों को भारी विविधता पाई जाती है। हिमालय क्या पाई जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर आके हिमालय में उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय एवं कोनधारी सदाबहार जंगल तक पाए जाते हैं। देखिए इन जंगलों में आपको लकड़ी, टिम्बर, गोंद, लाख, जड़ी बूटियाँ तो औद्योगिक कच्चे माल की सामग्री मिलती है। इनके अतिरिक्त आपको पर्वतों के ऊंचे स्थानों पर आपको अल्पाइन घास के मैदान, मार्ग, अल्पाइन पास्चर्स पाए जाते हैं। देखिए फलों उद्यान और कार्च किसको बोलते हैं। हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर सेब, खुबानी, बादाम, अखरोट, चिरपगोज, आड़ू, नाशपाती, चेरी इत्यादि के बगीचे विकसित है, जिनसे किसानों को भारी आय होती है तथा बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए आपको 8वां यहाँ पर खनिज संसाधन जिसको बोलते हैं मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं। हिमालय पर्वत में बहुत से धात्विक एवं गैर धात्विक खनिजों की प्रचुरता है। जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू डिवीजन कालाकोट के पास कोयले के भंडार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के हिमाचल क्षेत्र में आपको तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर, बहुमूल्य पत्थर तथा रत्न इत्यादि के भंडार पाए जाते हैं। हिमाचल पर्वत के ऊंचे नीचे ढलान और सड़कों का अभाव खनिज संसाधनों के दोहन में एक मुख्य बाधा है। अब नंबर के प्राकृतिक सौंदर्य जिसको बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी देखिए। हिमालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के विश्व प्रसिद्ध है। जब ग्रीष्म ऋतु में भारत का मैदान भीषण गर्मी की लपेट में होता है तब हिमालय की जलवायु मौसम अति सुहावना एवं सुंदर होता है। श्रीनगर, पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सलर राउंड, चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, दार्जिलिंग जैसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हिमालय पर्वत स्थित है। यहाँ देखिए जहाँ देश विदेश से लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अब देखिए तीर्थाटन देखिए आप जिसको बोलते हैं पिलग्रिमेज साइट्स बोलते हैं। देखिए पर्यटन केंद्रों के अतिरिक्त हिमालय पर्वत में अनेक धर्मों के तीर्थ स्थल स्थित है। अमरनाथ, हजरतबल, श्रीनगर, कैलाश, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ, ज्वालाजी, हेमकुंड इत्यादि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हिमालय पर्वत में आपको स्थित है। अब देखिए पर्यटन जिसको टूरिज्म बोलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने सुषमा और सौंदर्य के पूरी दुनिया में मशहूर है। हिमालय की
हिमालय पर्वत श्रृंखला अपनी सूक्ष्म सूक्ष्म और सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हिमालय की जलवायु एकदम शीतल और स्फूर्तिदायक है, जबकि हमारे आसपास का मैदान इसका जबकि हमारे आसपास का मैदान का इलाका ग्रीष्म में तपता रहता है। लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटक हिमालय के पर्यटन स्थलों पर आते हैं। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, उलल चक्कर, चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सोलन सोलन कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। शिवालिक देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत एवं उत्तरी भारत के बीच शिवालिक पर्वत एवं उत्तरी भारत के बीच एक विशाल भ्रंश फॉल्ट है, जिसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। देखिए, पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैले हुए इस विशाल मैदान की उत्पत्ति सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुई है। इस मैदान का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर तक चौड़ाई भिन्न भिन्न स्थानों पर 160 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक आपको है। झारखंड राज्य में आपको राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर है। बिहार में पटना के पास 200 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर तथा पंजाब में लगभग 500 किलोमीटर है। साधारणतः पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए उत्तरी भारत के मैदान की चौड़ाई में वृद्धि होती है। साधारणतः आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जाते उत्तरी भारत के मैदान की चौड़ाई में वृद्धि होती है। उत्तरी भारत के मैदान अधिकांशतः हिमालय तथा प्रायद्वीपीय प्रदेशों से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इन जलोढ़ों के द्वारा निर्मित पर्वतदार चट्टानों की गहराई के बारे में अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है पूरी तरह जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। इसकी औसत गहराई 1300 से 1400 मीटर के बीच आंकी जाती है। सबसे कम गहराई देखिए आपको क्या सबसे कम गहराई को बुंदेलखंड के उत्तर में पाई गई है। सबसे कम गहराई आपको बुंदेलखंड के उत्तर में पाई गई है, जबकि सबसे अधिक गहराई हरियाणा राज्य के अम्बाला आता है। हरियाणा राज्य का आपको अम्बाला आता है यमुनानगर के बीच। हरियाणा राज्य के अम्बाला एवं यमुनानगर के बीच लगभग 8 किलोमीटर मानी जाती है। अब यहाँ देखिए क्या है कि भारत के महान मैदान निकटवर्ती क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या उत्तरी भारत मैदान की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी समतलता है। देखिए यहाँ पर क्या उत्तरी भारत मैदान की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी समतलता है। इसका ढाल अतिमंद है। यदा कदा भूर देखिए यदा कदा भूर रेत के टीले, नदियों के प्राकृतिक बांध, लीव्स है। बिहार कटी फटी भूमि तथा नदियों के खादन, ऊंची घास, खोल के प्राकृतिक दृश्य ही इस मैदान की समतलता को भंग करते हैं। नदियों की बाढ़ से वर्षा ऋतु में प्राय बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से खादर क्षेत्र में रहने वालों का भारी जान या माल का नुकसान आपको होता है। उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति देखिए, ओरिजिन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उत्तरी भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति के संबंध में भूगोल विद्या एवं भू आकृति विज्ञान के विशेषज्ञों में आपको भारी मतभेद पाया जाता है। इस मैदान की पर्वतों की अत्यधिक गहराई, तलहटी की भूरचना इत्यादि कुछ जटिल प्रश्न प्रस्तुत करते। उत्तरी भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रमुख विचार संक्षेप में आपको नीचे दिए गए हैं। पर अग्रगत का जरूरीकरण मतलब क्या आपको हो गया कि अगर गर्त का जलोढ़ी का मतलब बोलते हैं देखिए एलुविएशन ऑफ द फोर डिप्स की बात करते हैं। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भूगर्भ विशेषज्ञ एडवर्ड स्वेस के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात उसके दक्षिण एक विशाल अग्रदूत बन गया। यह अग्रगत बन गया। यह अग्रगत फोर डीप एक बड़ी भूषण फोर डीप जिसको अग्रगत को फोर डीप बोलते हैं। यह अग्रगत आपको फोर डीप एक बड़ी भूसन्नति सिनक्लाइनोरियम की भांति था। इस भूसन्नति सिनक्लिनोरियम में बहुत सी छोटी अभिनतियाँ थी। स्वेस महोदय के अनुसार इस अग्रगत फोर डीप का उत्तर की ओर आका
सुएज समुद्र का इस अवगत का उत्तर की ओर का ढाल मन तथा दक्षिण ढाल को तीव्र था। उत्तरी भारत के मैदान की तलहटी उत्तरी भारत के मैदान की तलहटी प्रायद्वीप उत्तरी भारत के मैदान की तलहटी प्रायद्वीपीय उत्तरी भारत के मैदान की तलहटी प्रायद्वीप की कठोर चट्टान क्रिस्टलाइन पेनिनसुलर रॉक का बना हुआ है। इस अवगत फोल्डिप निरंतर जरूर मिट्टी के भरने से उत्थान होता गया। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीप से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों ने आपको भारी मात्रा में जरूर निक्षेप एकत्रित किए हैं, जिससे उत्तर भारत का मैदान एक समतल धरातल का रूप धारण कर गया। उत्तरी भारत के विशाल मैदान की तलहटी का आसमान ढाल उत्तरी भारत के विशाल मैदान की तलहटी का असमान ढलान तथा तलहटी में पाए जाने वाले भ्रंश को फोर्स की स्वेस महोदय सही व्यवस्था नहीं कर पाए। उत्तरी भारत के विशाल मैदान की तलहटी का असमान ढलान तथा तलहटी में पाए जाने वाले भ्रंश को फोर्स की स्वेस महोदय सही व्यवस्था नहीं कर पाए। यही अग्रगत फोल्डिप सिद्धांत की आलोचना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय चट्टानों तथा हिमालय की तलहटी बॉटम रॉक्स में कोई निरंतर संयोजन का प्रमाण नहीं मिलता। तो इस सिद्धांत की दूसरी बड़ी आलोचना मानी जाती है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद सुएज महोदय के अंतर्गत 4D कॉन्सेप्ट सिद्धांत उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति का सही एवं विश्वसनीय सिद्धांत माना जाता है। अब के भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भ्रमण देखिए। भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भ्रमण देखिए। आपको रिफ्ट वैली इनफिलिंग का सिद्धांत देखिए। आप भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भ्रमण देखिए। भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भ्रमण देखिए। आपको रिफ्ट वैली इनफिलिंग यहाँ देखिए। रिफ्ट वैली इनफिलिंग का सिद्धांत देखिए। आपको भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भ्रमण सिद्धांत देखिए। आप भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भ्रमण का सिद्धांत सर जी देखिए। आपको क्या सर जी बराड़ के अनुसार उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति एक रिफ्ट वैली में अवसादों का एकत्रित होने के फलस्वरूप हुई। बराड़ महोदय के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति के दौरान हिमालय एवं विंध्यवन पर्वतमाला के बीच एक विशाल रिफ्ट घाटी उत्पन्न हो गई थी। इस रिफ्ट घाटी में हिमालय से उतरने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद एकत्रित होते गए, जिनके फलस्वरूप भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई। अब हम देखिए क्या रिफ्ट वैली देखिए। रिफ्ट वैली के सिद्धांत से आधुनिक भूगोल विद्या के विशेषज्ञ सहमत नहीं। इस अवधारणा की आलोचना आपको इस आधार पर की जाती है कि विश्व में इतने विशाल आकार की भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली नहीं पाई जाती। इसकी अतिरिक्त भारत के मैदान की तलहटी भारत के मैदान की तलहटी का असमान होना एक दूसरी आपत्ति उत्पन्न करता है। रिफ्ट घाटी की तलहटी सामान्यतः होती है। आपको देखिए तीसरा को देखिए सागर का देखिए। आपको क्या सागर का अपगमन यहाँ देखिए। सागर का अपगमन जिसको बोलते हैं रिसेशन ऑफ सी देखिए। उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति के संबंध में सागर अपगमन रिसेशन ऑफ द सी का सिद्धांत ब्लैंडफर्ड देखिए। उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति के समय आपको सागर अपगमन रिसेशन ऑफ द सी का सिद्धांत ब्लैंडफर्ड महोदय ने 1876 में प्रस्तुत किया था। ब्लैंडफर्ड के अनुसार इयोसीन युग में भारत का प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। इस युग में एक सागर था जो पूर्व में असम एवं इरावती से लेकर सिंधु घाटी, लद्दाख, पंजाब तथा बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। हिमालय पर्वत के उत्थान के समय से इस सागर में अवसाद एकत्रित होते गए। नदियों द्वारा लाए गए लाए गए अवसादों का हिमालय के दक्षिण में फैले सागर के क्षेत्रफल में कमी आती गई। अवसादन और अवतरण सब्सिडेंस सब्सिडेंट की इन लंबी प्रक्रियाओं के कारण यह सागर पूरी तरह भरकर समतल रूप धारण कर गया। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, यह सागर पूर्व में शिलांग के पठार से लेकर पश्चिम में सिंध की खाड़ी अरेबियन सी तक फैला हुआ था।
अपनी अवधारणा के समर्थन में ब्लेंड फंड ने निम्न प्रमाण प्रूफ प्रस्तुत किए। उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल प्रदेश में चूने के पत्थर का पाया जाना। दूसरा देखिए राजस्थान में लवणीय जल की झीलों का पाया जाना। तीसरा इस प्रकार की झीलों को सांभर राजसमंद पुष्कर पचपाड्रा नक्की धीबा फतह सागर एवं बाल संबंध प्रमुख है। तीसरा देखिए कक्ष की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीपों का भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा होना। चौथा देखिए सुंदरबन के डेल्टा का बंगाल की खाड़ी में विस्तार। पांचवा देखिए बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के तट के निकट के नए द्वीपों का उत्थान। बांग्लादेश के तट के निकट नए द्वीपों का उत्थान इमरजेंस। पांचवा भारत उत्तरी मैदान में बहुत से सागरीय जीवाश्म फॉसिल्स का पाया जाना। उपरोक्त प्रमाणों के बावजूद इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है। ये अवधारणा इस बात की व्याख्या नहीं करती कि उत्तरी भारत के मध्य पूर्वी भाग में लवणीय झील क्यों नहीं पाई जाती। अब देखिए 33 सागर के अवशिष्ट जिसको अंग्रेजी में रेमनेंट बोलते हैं। रेमनेंट ऑफ द 33 सी देखिए यहाँ पर कुछ 33 सी। अब देखिए कुछ भूवैज्ञानिक एवं भू आकृति वैज्ञानिकों के अनुसार भारत का उत्तरी मैदान 33 सागर का अवशिष्ट भाग है। इस अवधारणा के अनुसार आपको शिवालिक पर्वत के उत्थान के पश्चात 33 सागर का अवशिष्ट भाग एक वृत्त द्रोणी जिसको अंग्रेजी में TROU थी जो पूर्व में बंगाल से लेकर अरब सागर तक फैली हुई थी। हिमालय से निकलने वाली नदियों यहाँ पर हिमालय से निकलने नदियों से ने स्ट्रफ में अपने अवसादों का निक्षेपण किया। क्योंकि हिमालय का इस युग में उत्थान जारी था अतः यहाँ की नदियों का पुनर्जीवन होता रहा। यहाँ टफ इसको बोलते हैं। स्ट्रफ के मध्यवर्ती भाग में इन जलोढ़ों के निक्षेपण से पूर्व में पश्चिम के सागर पीछे हटते गए जिससे भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या पाया उत्तरी भारत मैदान की उत्पत्ति के बारे में आधुनिक मत देखिए। रिसेंट व्यूज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आधुनिक मत के अनुसार उत्तरी भारत का मैदान एक विशाल अवतरण सैग झील का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवतरण अथवा दशांग सैग की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर की ओर विस्थापन ड्रिफ्ट के कारण 33 सागर के दक्षिणी छोर पर मुलायम अवसाद सॉफ्ट सेडिमेंट्स एकत्रित होते गए जो बाद में ऊपर की ओर उठ गए अर्थात इनका उत्पादन हुआ। देखिए जो बाद में ऊपर की ओर उठ गए अर्थात उनका उत्थान हुआ। जो बाद में ऊपर की ओर उठ गए अर्थात उनका उत्थान हुआ और अवतरण अवसाद जमा होने से उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति हुई। अब उत्तरी भारत के मैदान के भू आकृतिक प्रदेश देखिए। उत्तरी भारत के मैदान के भू आकृतिक प्रदेश देखिए यहाँ पर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया देखिए यहाँ पर उत्तरी भारत मैदान की सबसे बड़ी विशेषता इसका मंद ढलान है। इस उपजाऊ मैदान की उत्पत्ति उत्तरी भारत मैदान की सबसे बड़ी विशेषता इसका मंद ढलान है। इस उपजाऊ मैदान की उत्पत्ति हिमालय तथा विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के एकत्रित होने से हुई है। अब यहाँ क्या कि इस उपजाऊ मैदान की उत्पत्ति हिमालय तथा विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से एकत्रित होने से हुई है। उत्तरी भारत के मैदान को निम्न भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी भारत के मैदानों को निम्न भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए अब मैदान देखिए भामर का मैदान यहाँ देखिए क्या भामर का मैदान आपको देखिए क्या कि भामर का मैदान देखिए आपको पता है। अब देखिए अब इस पर देखिए क्या अब स्थिति शिवालिक को देखिए। अब स्थिति शिवालिक के दक्षिण में शिवालिक के दक्षिण में पश्चिमी से पूर्व पश्चिमी से पूर्व जम्मू डिवीजन से आसाम तक स्थित है। फिर आपको देखिए भामर का मैदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब भामर के मैदान की जो स्थिति है अब स्थिति जो है वो शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व जम्मू डिवीजन से आसाम तक स्थित है। इसकी चौड़ाई पश्चिम मैदान में पश्चिम मैदान को असम के पूर्वी मैदान की तुलना में अधिक है। और इसकी चौड़ाई मतलब भामर की चौड़ाई आपको 8 से 15 किलोमीटर है। बनावट जो है वह हिमालय क्षेत्र और शिवालिक में नदियों को नदियों के नीचे उतारते समय ककड़ देखिए ककड़ और गैर स्थापित निक्षेपण से हुआ है।
अब क्या, अब इस पर भावर के मैदान का प्रदेश है, इस प्रदेश में मतलब भावर के मैदान के प्रदेश में वहाँ उच्च छिद्रमय लघु सरिता च्योस एंड रेओस CHO च्योस एंड रेओस विलीन हो जाती है। केवल बड़ी नदियाँ इस पेटी के धार पर बहती है। और क्या, भावर का मैदान जो फसल कृषि आयोग होता है, फसल कृषि आयोग होता है, उसके मतलब फसल इसमें नहीं होता है। और देखिए भावर का मैदान जो होता है इस प्रदेश में, भावर मैदान के प्रदेश में बड़ी जड़ों सहित आपको बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। और क्या, भावर का मैदान जो आपको होता है, भावर मैदान का जो होता है उसमें निवासी अधिकांश गुर्जर जो पशु को रखते हैं। भावर का मैदान जो आपको होता है मतलब निवासी अधिकांश गुर्जर जो पशु को रखते हैं, अर्थात यहाँ का जो मैदान होता है, भावर का जो मैदान होता है उसमें फसल की कृषि मतलब खेती वहाँ पर नहीं होती है, अर्थात वहाँ पर जो आपको होता है जंगल हो या झाड़ी हो वो अधिक मात्रा में होगा। जो आपको घास फूस होता है वो आपको अधिक मात्रा में चराई के लिए, पशुओं की चराई के लिए जो आपको सर्वोत्तम होता है। अब आते हैं तराई पेटी की बात करते हैं। तराई पेटी, देखिए यहाँ पर तराई पेटी की बात करते हैं। तराई पेटी जो आपके यहाँ पर देखिए अब स्थिति की बात करते हैं। तराई पेटी की जो अब स्थिति है वो आपको भावर प्रदेश के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। तो तराई पेटी जो आपको भावर प्रदेश के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। और तराई पेटी में आपको अधिक वर्षा के कारण ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में महान मैदान के पूर्व भाग विस्तृत है। तराई पेटी में अधिक वर्षा तराई पेटी अधिक वर्षा के कारण आपको ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र क्षेत्र को महान मैदान के पूर्वी भाग तक विस्तृत है। अब इस क्षेत्र में आपको तराई पेटी में आपको अत्यधिक नमी है, घने वन समृद्ध वन्य जीव और मच्छरों से कष्ट है। इस क्षेत्र में आपको तराई पेटी में आपको अत्यधिक नमी है, घने वन समृद्ध वन जीव और मच्छरों से कष्ट है। तराई पेटी में शिवालिक के दक्षिणी किनारे पर जंगली घास और दलदली क्षेत्र है। आपको जंगली घास है तो शिवालिक के दक्षिणी किनारे पर जंगली घास और दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र को देखिए, तराई क्षेत्र को कृषि के लिए सुधारा गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा उत्तराखंड की बात, यहाँ देखिए उत्तराखंड, देखिए आप क्या उत्तराखंड तराई पेटी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर संभाग। जम्मू कश्मीर में तराई वनों को फसलों की खेती के लिए साफ किया गया है। अब देखिए तराई पेटी की बात है। तराई पेटी में क्या कृषि फसलों में तराई पेटी कृषि फसलों में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, अचार शामिल है। अब भारत के विशाल मैदान के भू आकृति पर्दे देखिए। यहाँ देखिए जो कहा गया है हिमालय में क्या ये इमेज आपको दिया गया फ्लड्स का इमेज है। हिमालयन से निकलने वाली नदी के भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया और डेक्कन प्लेटू यहाँ पर हो गया। इसमें देखिए भारत के विशाल मैदान के भू आकृतिक प्रदेश हो गया। अब देखिए भांगर का मैदान देखिए, किसका भांगर का मैदान आप यहाँ देखिए, ये देखिए वे मैदान देखिए वे भारत के विशाल देखिए यहाँ भांगर का जो मैदान आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि वे देखिए यहाँ पर क्या कि वे भारत के विशाल मैदान ऊपरी जलोढ़ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पुराने जलोढ़ से बने हैं। आपके भांगर का जो मैदान हमें आपका भांगर का जो मैदान है वे भारत के विशाल मैदान को ऊपरी देखिए यहाँ पर क्या कि वे भांगर का मैदान जो आपको है वो भारत के विशाल मैदान ऊपरी जलोढ़ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पुराने जलोढ़ से बने हैं। भांगर का देखिए क्या भांगर संरचनाओं को मध्य पेलियोस्टोसिन भांगर संरचनाओं को आपको मध्य पेलियोस्टोसिन अवधि के दौरान जमा किया गया था। और ये नदियों की बाढ़ सीमा से ऊपर है अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया है भांगर का देखिए भांगर की मिट्टी का रंग गहरा है वो देखिए हुमस संपन्न और उत्पादक है। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ के संगठन और पिंड होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर अपेक्षाकृत सूक्ष्म क्षेत्रों में भांगर नमकीन और क्षारीय छोटे छोटे क्षेत्र में मिलते हैं। अपेक्षाकृत आपको सूक्ष्म क्षेत्रों में भांगर नमकीन और क्षारीय छोटे क्षेत्र में मिलते हैं। फिर देखिए भांगर आमतौर पर भारत के विशाल मैदानों की एक अच्छी तरह से सूक्ष्म और सबसे अधिक उत्पादक भूमि है। देखिए यहाँ पर क्या भांगर आमतौर भारत के विशाल मैदानों को एक अच्छी तरह से सूक्ष्म और सबसे अधिक उत्पादक भूमि है। यहाँ देखिए क्या कि भांगर निक्षेपों में हाथी, घोड़ा, मानव, गेंडा, दरियाई घोड़ा आदि इसके जीवाश्म होते हैं। अब भांगर निक्षेपों में हाथी, घोड़ा
भांगर देखिए, भांगर निक्षेपों में आपको हाथी, भांगर निक्षेप आपको हाथी, घोड़ा, मानव, गेंडा, दरियाई घोड़ा आदि के जीवाश्म होते हैं। फिर देखिए आपको खादर का मैदान देखिए, हम देखिए खादर का जो मैदान है, तो खादर का मैदान नदियों के क्षेत्र में, खादर का मैदान नदियों के क्षेत्र में नमीन जलोढ़ क्षेत्रों को खादर या बेट भूमि का बेट भूमि जानते हैं। नदियों के क्षेत्रों को नमीन, नदियों के क्षेत्र, नदियों के क्षेत्र में, नदियों के क्षेत्र में आपको, नदियों के क्षेत्र में आपको नमीन जलोढ़ क्षेत्रों को नमीन, नदियों के क्षेत्र आपको नमीन जलोढ़ क्षेत्रों को खादर, खादर या बेट भूमि, या आपको क्या, या बेट भूमि से जानते हैं। अब एक वर्षा ऋतु में देखिए, वर्षा ऋतुओं को प्रतिवर्ष गाद के, वर्षा ऋतुओं को प्रतिवर्ष गाद के या खाद नवीन विक्षेपों से संपन्न क्षेत्र है। वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष, वर्षा ऋतुओं को प्रतिवर्ष गाद के देखिए, गाद के खाद नवीन विक्षेपों से संपन्न क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या, इसमें कहा गया देखिए, खादर देखिए, खादर भूमि जो आपको खादर भूमि में रेत, खादर भूमि में आपको रेत, गाद, चीका और मिट्टी होती है। स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश को कृषि में लाया गया और गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, फलियाँ और चारा फसलें उगाई जाने लगी। देखिए खादर निक्षेपों में, देखिए खादर निक्षेपों को मनुष्य, हिरण, बैलों, भैंसों, घोड़ों, हाथियों और गेंडों आदि के जीवित प्रजातियों के जीवाश्म है। देखिए डेल्टाई मैदान की बात यहाँ पर करते हैं। डेल्टाई मैदान देखिए, डेल्टाई मैदान खादर भूमि का, देखिए डेल्टाई मैदान खादर भूमि का विस्तार है। गंगा नदी के निचले क्षेत्र में, गंगा नदी के निचले क्षेत्र में लगभग 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह देखिए, यह क्षेत्र नदी में, देखिए यह क्षेत्र नदी में मंद गति से बहते निक्षेपों का क्षेत्र, यह क्षेत्र नदी में मंद गति से बहते निक्षेपों का क्षेत्र है। डेल्टाई में देखिए, डेल्टाई मैदान मुख्यतः आपको पुरानी मिट्टी, नई मिट्टी और दलदली भूमि से बना है। डेल्टाई देखिए, डेल्टाई क्षेत्र में आपको उच्च भूमि, डेल्टाई क्षेत्र आपको उच्च भूमि चार, जबकि बंगाल की खाड़ी में, जबकि बंगाल की खाड़ी दलदली क्षेत्र में विल्स कहलाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी दलदली क्षेत्र में आपको विल्स कहलाती है। गंगा नदी का डेल्टा क्रियाशील और बंगाल की खाड़ी की ओर विस्तृत होता है। देखिए यहाँ पर उत्तरी भारत के, देखिए उत्तरी भारत के मैदान में, देखिए उत्तरी भारत के मैदान में आपको उत्तरी भारत के मैदान के लघु पर्दे, देखिए उत्तरी भारत के मैदान के लघु पर्दे देखिए यहाँ पर देखिए मैसो रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए भू आकृति एवं जलवायु के आधार पर भारत के उत्तरी मैदान को निम्न चार भागों में आपको विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहले राजस्थान का मैदान है, दूसरा आपको पंजाब हरियाणा का मैदान है, तीसरा आपको गंगा का मैदान है, चौथा आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इमेज आपको द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का यहाँ पर इमेज है। अब इसमें आपको देखिए क्या कि राजस्थान का मैदान यहाँ देखिए क्या, राजस्थान का मैदान आपको अरावली के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के मैदान में पर अमरस्थली एवं बांगर समेत है। इस मैदान का क्षेत्र आपको लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के मैदान का ढलान उत्तर पूर्व की दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैदान के दक्षिणी भाग में लूनी रिवर इसका जल अफवाह करती है। राजस्थान मैदान की दक्षिणी भाग सागर तल से केवल 20 मीटर ऊंचा है। सागर तल से केवल 20 मीटर ऊंचा है। इस मैदान का अधिकतर भाग अरब सागर के अपगम रिसेशन ऑफ अरेबियन सी का बना हुआ है। बहुत सी लवण युक्त झीलें सागर अपगमन रिसेशन ऑफ सी का प्रमाण है। इस प्रकार इस प्रकार के लवणीय झीलों में सांभर, डिडवाना, कुचमान, लून, कर्ण सागर एवं पचपारा प्रमुख है। लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली सांभर झील सबसे बड़ी लवणीय झील है, जो जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब के परमा कार्बनी युग, यहाँ देखिए कार्बोनिफेरस पीरियड। देखिए राजस्थान मैदान का अधिकतर भाग अरब सागर के जल के नीचे था। इस मैदान में बहुत सी नदियों के सूखे हुए जलमार्ग रिवर बेड्स पाए जाते हैं। उदाहरण के सरस्वती तथा दृष्टावती नदियों के पुराने एवं सूखे हुए जलमार्ग बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। वर्तमान समय में केवल लूनी रिवर ही अपना जल रन कक्ष से गुजर कर अरब सागर में गिराते हैं। लूनी नदी का जल देखिए आप लूनी नदी का जल अपनी ऊपरी भाग अपर कोर्स से मीठा है, तथा इसके ऊपरी भाग में जल अपवाह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ एवं विकसित है। वर्तमान आपको राजस्थान मैदान का अधिकतर भाग थार के मरुस्थल के रेत के टीलों सैंड ड्यून से ढका हुआ है। आकार में रेत के टीले देशांतर, लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स तथा बरखान प्रकार के हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहुत से उपजाऊ भूभाग हैं, जिनको स्थानीय लोग आपको रोही कहते हैं। राजस्थान मैदान के उत्तर पूर्वी भाग में आपको घगर नदी का पुराना जलमार्ग है, जो उपजाऊ है।
यानी कि क्या कि पंजाब हरियाणा का मैदान देखिए, पंजाब हरियाणा देखिए, पंजाब हरियाणा का मैदान आपको देखिए, क्षेत्र 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर द पंजाब हरियाणा प्लान देखिए यहाँ पर। पंजाब तथा हरियाणा के मैदान, पंजाब तथा हरियाणा के मैदान को विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 650 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व में लगभग 300 किलोमीटर है। सतलुज ब्यास देखिए, सतलुज ब्यास रावी नदियों के जलोढ़ तथा अवसादों से बना यह मैदान एक उच्चैन अथवा अधिवृद्धि एग्रीडेशन प्लेन प्रकार का देखिए। सागर तल से इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच है। इस सबसे अधिक ऊंचाई देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई लगभग 300 मीटर जम्मू नगर तथा कठुआ के बीच है। दिल्ली देखिए, दिल्ली रीज कटक दरी रीज इस मैदान को गंगा के मैदान से अलग करता है। ढलान देखिए, सामान्यतः ढलान आपको सामान्यतः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ढलान आपको सामान्यतः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैदान में कहीं कहीं रेत के डिब्बे अंग्रेजी में बोलते हैं बल्फ, बल्फ पाए जाते हैं। मैदान में कहीं कहीं रेत के डिब्बे बल्फ पाए जाते हैं जो मैदान की समतलता को भंग करता है। रेत के इन डिब्बों को आपको दहिया कहते हैं। नदियों के खादर को पंजाब में बेत कहा जाता है। शिवालिक के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग में छोटी नदियाँ छोटी नदियों जिसको अंग्रेजी में क्योस बोलते हैं, CHOS क्योस, छोटी नदियों के ने भारी कटाव किया है। अब यहाँ क्या कि शिवालिक के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग में छोटी नदियों ने भारी कटाव किया। पश्चिम की ओर हिसार इत्यादि जिलों में मरुस्थलीय रेत के टीले पाए जाते हैं जो समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। सतलज तथा यमुना नदियों के बीच घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती का पुराना जलमार्ग है। घग्गर नदी के पुराने जलमार्ग की चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर है। जो वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाते हैं, देखिए पंजाब हरियाणा मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रारंभिक आपको देखिए व्यास तरावी के बीच का बारी दोआब मैदान, फिर देखिए दूसरा आपको व्यास तथा सतलज नदियों के बीच का बिष्ट दोआब, सतलज नदियों के बीच का बिष्ट दोआब आपको है। फिर आपको देखिए मालवा का मैदान जिसको बोलते हैं मध्य मैदान, तो तीसरा आपको देखिए मालवा का मैदान जिसको बोलते हैं मध्य मैदान, तथा चौथा आपको यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हरियाणा भिवानी बांगड़ जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गंगा का मैदान, हम देखिए गंगा प्लेन्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूरा में बांग्लादेश तक गंगा का मैदान फैला हुआ है। और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर औसतन 300 किलोमीटर है। इसका औसत ढलान आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 सेंटीमीटर है। लेकिन सागर तल सी लेवल इस मैदान की सबसे अधिक ऊंचाई जिला सहारनपुर में 276 मीटर, इसकी 276 मीटर, रुड़की 274 मीटर और आगरा में 169 मीटर, कानपुर 125 मीटर, इलाहाबाद लगभग 100 मीटर, पटना 53 मीटर तथा कोलकाता 6 मीटर है। जबकि सागर आइलैंड सागर तल से केवल 3 मीटर ऊँचा है। जबकि सागर तल से केवल 3 मीटर ऊँचा है। देखिए भांवर देखिए हम क्या भांवर तराई भांगर अखादर नदी तटबंध लिप्स रेत के डिब्बे खोल भील नदियों के पुराने जलमार्ग तथा बंजर कटी फटी भूमि ही इस मैदान की मुख्य आकृतियाँ हैं। उचावच के आधार पर गंगा के मैदान को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए पहला गंगा का ऊपरी मैदान यहाँ देखिए द अपर गंगा प्लेन देखिए। गंगा के ऊपरी मैदान के अंतर्गत ऊपरी गंगा यमुना दोआब सहारनपुर मेरठ आगरा तथा बुंदेलखंड प्रभाग डिवीजन समित है। यमुना नदी का बेसिन इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। देखिए यहाँ पर क्या यमुना नदी का बेसिन इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। देखिए गंगा के मैदान के इस भाग की ऊंचाई 100 मीटर से लेकर 300 मीटर तक है। गंगा तथा यमुना नदियों के अतिरिक्त काली शारदा एवं रामगंगा नदियों इसका जलप्रवाह करती है। देखिए क्या गंगा तथा यमुना नदियों के अतिरिक्त काली शारदा एवं रामगंगा नदियाँ इसका जलप्रवाह करती है। इस मैदान में कहीं देखिए भूर के टिब्बे पाए जाते हैं। भूर वास्तव में वायु द्वारा निर्मित निक्षेप डिपोजिट्स है। गंगा के मैदान के इस भाग में चावल गेहूँ गन्ना ज्वार बाजरा मक्का दलहन तिलहन चारा सब्जियों फलों एवं फूलों की उत्तम खेती की जाती है। इस मैदान की मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ है। हरित क्रांति इस मैदान में काफ़ी सफल रही है। अब की दूसरा देखिए गंगा का मैदान देखिए द मिडिल गंगा प्लान की बात करें। मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार
मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। इसका विस्तार लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टियों देखिए जलोढ़ मिट्टियों एवं निक्षेपों से निर्मित इस मैदान की परतों में यदा कदा कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। इस देखिए इस समतल ढाते मैदान का जल अफवाह हिमालय से निकलने वाली काली सारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक नदियों के द्वारा होता है। देखिए जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं समतल धरातल कारण सभी नदियाँ समतल धरातल कारण को सभी नदियाँ विसर्पण मीनेंडर तथा ऑक्सबो झील बनाती है। देखिए अमरकंटक से निकलकर उत्तर की दिशा में बहने वाली सोन नदी गंगा में आरा नगर के पास अपना जल गिराती है। तो हम अमरकंटक से निकलकर उत्तर की दिशा में बहने वाली सोन नदी गंगा में आरा नगर मतलब आरा जिला के पास अपना जल गिराती है। यहाँ देखिए गंगा प्लेन का मैप भी दिया गया है। अब के निचला गंगा का मैदान देखिए, द लोअर गंगा प्लेन यहाँ जो कहा गया पटना के पूर्व में तथा पश्चिम महाराष्ट्र राज्य के मैदानी भाग में फैला हुआ गंगा का निचला मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसका क्षेत्रफल आपको लगभग आपको कितना 80,970 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान के निचले भाग में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन स्थित है। देखिए निचले गंगा के मैदान के पश्चिम भाग में छोटा नागपुर का पठार प्लेटो तथा पूर्वी भाग में तीस्ता जल ढाकिया तथा संकोच नदियां बहती जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इस मैदान का समान ढलान उत्तर दक्षिण और पूर्व की ओर है। देखिए यहाँ पर क्या आगे छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में स्थित मैदान को राड का मैदान कहते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी के ढके लाल एवं पीली मिट्टी के ढके राड के मैदान का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखिए राड के मैदान को उपजाऊ भूमि में चावल, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि की खेती की जाती है। अब यहाँ देखिए क्या है सुंदरवन गंगा के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा में देखिए यहाँ पर इस डेल्टा में सुंदर प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति बहुतायत के साथ उगती है। और विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वृक्षों का विस्तार इस सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ देखिए द ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ देखिए क्या उत्तरी भारत के मैदान के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान स्थित है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 720 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 80 किलोमीटर। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 56,275 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम की दिशा को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। देखिए आप क्या पश्चिम की दिशा को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान पश्चिम की दिशा को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तीन तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। इस मैदान की सबसे अधिक ऊंचाई पूर्वी भाग में लगभग 130 मीटर तथा पश्चिम की ओर केवल 30 मीटर है। इस मैदान की सबसे अधिक ऊंचाई पूर्वी भाग में लगभग 130 मीटर है तथा पश्चिम की ओर केवल 30 मीटर आपको है। ब्रह्मपुत्र हम आगे फिर आपको मैप है कि देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी उत्तरी भाग का ढलान तीव्र तथा दक्षिणी दिशा का ढलान मंद है। मंद ढलान देखिए यहाँ पर क्या कि मंद ढलान के कारण ब्रह्मपुत्र नदी लहरा से बहती है और अपने जलमार्ग में बहुत से अस्थायी एवं अस्थायी द्वीपों को जन्म देती रहती है। भारत के अत्यधिक उपजाऊ मैदानों में से ब्रह्मपुत्र का मैदान एक है। देखिए आपकी ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में स्थित एवं दक्षिण में फैले मैदानों की भू रचना एवं भू आकृति फिजियोग्राफी है। भू आकृति फिजियोग्राफी में भारी अंतर पाया जाता है। उत्तरी तट पर बहुत से प्राकृतिक बांध नेचुरल लिप्स पाई जाती है। इस भाग में बहुत सी ऑक्सबो लेक्स पाई जाती है। दक्षिण की ओर से आपको मिकिर पहाड़ियों से निकल धनसिरी एवं कपिली नदियां अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में गिराती है। देखिए ब्रह्मपुत्र की घाटी को निम्न में दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ऊपरी असम द अपर असम, दूसरा देखिए आपको यहाँ देखिए निचला असम लोअर असम।
देखिए यहाँ पर क्या अपर असम में, देखिए अपर असम में लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट तथा शिवसागर एवं डरांग जिले की देखिए डरांग जिले की तेजपुर तहसील सम्मिलित है। तेजपुर तहसील सम्मिलित है। यह एक समतल मैदान है जो बहुत उपजाऊ है। निचले असम में नवगांव, निचले असम को नवगांव, धुबरी, गोलपारा, बरपेटा, कामरूप, नरबाडी, देखिए आप क्या नरबाडी, कोकरझार तथा डांग जिले की कुछ तहसीलें सम्मिलित है। असम के इस भाग में असम के इस भाग में आपको मेघालय कटी फटी छोटी पहाड़ियाँ भी सम्मिलित है। इस मैदान में बहुत सी जलमग्न भूमि और दलदली भाग भी पाए जाते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र विश्व का एक मुख्य दरिया है। यह नदी तिब्बत में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई अरुणाचल में एक तीव्र मोड़ के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई असम राज्य में प्रवेश करती है। देखिए असम में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी धुबरा के स्थान पर बांग्लादेश में आपको प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की घाटी काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। कि मतलब ब्रह्मपुत्र की घाटी में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, जिनमें एक सींग वाला गैंडे के संरक्षण को प्रदान किया गया। और यहाँ पर जो कहा उत्तरी भारत के यानी आपकी इसमें जो आपको कहा गया उसको देखिए, आपको उत्तरी भारत मैदान की बात आपके यहाँ पर की गई है। उत्तरी भारत का जो मैदान आपको है उसको यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ देखिए क्या कि देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको उत्तरी भारत के मैदान की महत्ता देखिए, आपको साइग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए आप उत्तरी भारत के देखिए आपके उत्तरी भारत के मैदान को भारतीय सांस्कृतिक का कोष रिपोजिटरी माना जाता है। इसकी मिट्टी में आपको उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध की सभी फसलें पाई जाती है। उत्तरी भारत के मैदान की महत्ता संक्षेप में इस प्रकार आपको पता देखिए। उत्तरी भारत की मिट्टियाँ फसलों के बड़ा उपजाऊ है। इन मिट्टियों में अनाज तथा नकदी की फसल उगाई जाती है। दूसरा, उत्तरी भारत के मैदान से प्रवाहित अधिकांश नदियों में साल भर पानी बहता है। इन नदियों से निकाली गई नहरों से यहाँ के कृषि तंत्र को स्थिरता तथा सततता मिलती है। तीसरा, उत्तरी भारत के मैदान में भीगृत जल की प्रचुरता है। नलकूपों के द्वारा भीगृत जल का उपयोग करके किसान फसलों की सिंचाई करते हैं। चौथा, आपको देखिए उत्तरी भारत का ढलान काफ़ी मंद है। उत्तरी भारत का ढलान आपको काफ़ी मंद है। मंद ढलान कारण इसकी नदियों में सरलतापूर्वक नौकागमन किया जा सकता है। देखिए पाँचवा, देखिए आप क्या कि सड़कों, राजमार्गों एवं रेलों के रेलों के जाल को सरलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है। पाँचवा छठा आपके यहाँ देखिए उत्तरी भारत की पर्वतीय चट्टानों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। सातवां देखिए उत्तरी भारत का मैदान देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% है, परंतु इसमें देश की 40% जनसंख्या रहती है। अब आठवां यहाँ पर देखिए क्या, अब यहाँ पर कि ऐतिहासिक प्राचीन काल में उत्तरी भारत का मैदान अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को देखा है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख तथा इस्लाम धर्म के बहुत से पवित्र स्थल उत्तरी भारत मैदान में स्थित है। अमृतसर, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, कुशीनगर, पटना एवं बोधगया इत्यादि पवित्र स्थल इसी मैदान में स्थित है। अब देखिए भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट देखिए। मरुस्थल एक सूक्ष्म भूमि है जहाँ जल वर्षा से प्राप्त होने की अपेक्षा वाष्पीकरण के द्वारा गायब हो जाता है। जहाँ जल वर्षा से प्राप्त होने की अपेक्षा वाष्पीकरण के द्वारा गायब हो जाती है। यह देखिए यह वह क्षेत्र जहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा की दर से उच्च होती है। यह वह क्षेत्र जहाँ आपको वाष्पीकरण की जो दर है वो वर्षा की दर से उच्च होती है। फिर देखिए आपको चार थार मरुस्थल की बात यहाँ की इमेज भी आपके यहाँ पर शो किया गया है। देखिए यह निम्न क्षारीय, देखिए यहाँ पर क्या यह निम्न अक्षांशीय मरुस्थल है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहलाता है। थार नाम या थूल से लिया गया है, जो इस क्षेत्र की रेत लकीरों के लिए प्रयुक्त शब्द है। भारत का थार मरुस्थल विशाल शुष्क क्षेत्र है जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान, उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व आपको अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कक्ष के लाइन से घिरा है। मरुस्थल का 60% भाग राजस्थान में आपको है। तो यहाँ देखिए ये आपको इमेज आपको शो किया गया है इस चीज़ का।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए आप फिर देखिए क्या है कि थार मरुस्थल की भूमि का धात वायु निक्षेपण या वायु रेत का है, जो गत 1.81 मिलियन वर्षों में संचय से बना है। इसका धात उच्च और निम्न बाकुड़ा स्तूपों के जो रेतीले मैदान और निम्न वीरान पहाड़ियों से पृथक करता है। टीले निरंतर गति में है और विभिन्न आकृतियों आकार में फैले हैं। प्रदेश को पलाया नमकीन झीलों है, जो स्थानीय धंध कहलाते हैं, जो संपूर्ण प्रदेश में बिखरे हैं। उदाहरण आपको देखिए सांभर, कुचामन, पंचप्रदा, फलौदी राजस्थान, खारा गोदा गुजरात, लूनकरणसर साधारण नमक के मुख्य स्रोत हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या है कि इसमें देखिए थार मरुस्थल में आपको वर्षा का वार्षिक औसत निम्न है। देखिए थार मरुस्थल वर्षा का वार्षिक औसत निम्न है। देखिए लगभग 4 इंच पश्चिम से 20 इंच पूर्व उत्तरी पूर्वी। यहाँ देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून शुष्क हवाएं और मरुस्थल का तापमान 50 डिग्री से मई और जून के महीने में रिकॉर्ड होता है। जनवरी शीतलतम महीना होता है, जिसका तापमान को 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीतकाल में लघु केवल 2 महीने दिसंबर और जनवरी का होता है। शीतकाल लघु केवल 2 महीने दिसंबर और जनवरी का होता है। अत्यधिक धूल भरी आंधी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ग्रीष्मकाल में चलती है। वनस्पतियों को छोटी झाड़ियाँ, सूखा प्रतिरोधक वृक्ष, गोंद, बबूल, जोजोबा, खेजड़ी के वृक्ष और सेहुड़ शासित है। देखिए खेजड़ी एक स्वदेशी वृक्ष है, जो बालुका स्तूपों को स्थित करता है। यह बालुका स्तूपों में कुछ समय के लिए दफन हो जाते हैं। थार के प्राणियां पक्षियों में आपको पलवन, केस्ट्रेल, कोलबंग, चिंकारा, भारतीय जंगली गधा, लोमड़ी, तीतर, बटेर, गिद्ध और रेंगने वाले जंतु है। संकटापन बस्टेड की प्रजाति पाई जाती है। लूनी नदी अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। यही एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कच्छ के रण से अरब सागर तक पहुंचती है। राजस्थान नहर प्रणाली इस प्रदेश का मुख्य सिंचाई क्रम है। इंदिरा गांधी नहर ताजा जल का स्रोत है और ताजा जल का स्रोत है। और देखिए यहाँ पर क्या कि और थार मरुस्थल विस्तृत क्षेत्र को सींचती है। मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क एक और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। तल छापर अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी संरक्षित क्षेत्र है और चूरू जिले में स्थित है। यह ब्लैक बग लोमड़ी, वेरोक और रेतिरा कुंज की विशाल जनसंख्या का आश्रय है। देखिए सुधा माता संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जालोर जिले में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में पेड़ के तने और समुद्री गोले के जीवाश्म है। देखिए थार मरुस्थल की जनसंख्या का घनत्व को 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का संघन जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यह भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक क्षेत्र है। पशुपालन कठोर जलवायु दशाओं के कारण बढ़ रहा है और भूमि की बनावट कृषि के अनुकूल नहीं है। हालांकि खरीफ की फसल में बाजार मुख्य फसल के रूप में आपको मुख्य कृषि उत्पाद है। और देखिए यहाँ पर क्या हालांकि खरीफ की फसल में बाजार मुख्य फसल के रूप में आपको मुख्य कृषि उत्पाद है। सौर और वायु ऊर्जा का दोहन का विद्युत उत्पादन किया जाता है। और भारतीय प्रायद्वीप उत्पत्ति एवं ऊंचाई जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ऑरिजिन एंड फिजियोग्राफी ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया।
देखिए प्रायद्वीपीय यहाँ जो कहा गया, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति 3600 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। कार्बनी युग, कार्बनी फेरस पीरियड से पहले भारतीय प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का एक भाग था। देखिए भूगर्भवेताओं के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन पीरियड में कभी कभी पूर्ण रूप से सागर मग्न नहीं रहा। ये अपेक्षाकृत आपको अधिक कठोर और अस्थायी था। जो पर्वत निर्माण अंतर्जात बलों से लगभग प्रभावित नहीं रहा। यद्यपि आने वाले युगों में इसमें विस्थापन हुआ। वलन फॉल्स और भ्रंश फॉल्ट्स पड़े। वलन को अंग्रेजी में बोलते फॉल्ट्स और भ्रंश को बोलते फॉल्ट्स पड़े। देखिए भ्रंश इत्यादि पुराण धारवाड़ और गोंडवाना तंत्रों में तथा नर्मदा, तापी और सोन नदियों की घाटियों में देखे जा सकते हैं। अब ये कार्बनिक काल में आपको दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी में उत्तम प्रकार के कोयले की उत्पत्ति हुई। देखिए विशेषज्ञों के अनुसार आपको क्रिटेशियस पीरियड में भारी मात्रा में ज्वालामुखियों का उद्गार वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले पानी के समान तरल लावे से दक्कन लावा पठार की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ देखिए क्या दक्षिण के लावा पठार को दक्कन ट्रेप भी कहते हैं। दक्षिण के लावा पठार की आयु लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। दक्षिण के लावा पठार की आयु लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस पर फैलने वाले लावे का उद्गम स्रोत लगभग 40 किलोमीटर गहराई से माना जाता है। इस पर फैलने वाले लावे का उद्गम स्रोत आपको लगभग 40 किलोमीटर गहराई से माना जाता है। इस विस्तृत लावे के पठार की मोटाई बहुत से स्थानों पर हजारों मीटर से भी अधिक है। अब के प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख सेल समूह देखिए लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए क्या प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख सेल समूह की बात करते हैं। लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व देखते हैं आपको मेजर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द पेनिनसुला इंडिया अबाउट 3600 मिलियन ईयर्स एगो। देखिए यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की भूगर्भीय संरचना एवं चट्टानों की उत्पत्ति बहुत जटिल है। भारत के प्रायद्वीप में विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग की पाई जाती है। साथ ही साथ नवीनतम युग क्वार्टरनरी रिसेंट पीरियड की बनी। एक मिनट फिर देखिए नवीनतम युग जिसको बोलते हैं क्या क्वार्टरनरी रिसेंट पीरियड की बनी चट्टानें भी मौजूद है। अब फिर आप क्या देखिए क्रेटोनाइजेशन आपको यहाँ देखिए क्रेटोनाइजेशन आपको यहाँ पर है। तो क्रेटोनाइजेशन यह प्रारंभिक चट्टानों क्रेटोन बनने की प्रक्रिया है। यह क्रेटोनाइजेशन जो है वो प्रारंभिक चट्टानों से क्रेटोन बनने की प्रक्रिया है। क्रेटोन एक प्राचीन लेकिन महाद्वीपीय पृष्ठ का स्थायी हिस्सा है जो आपको महाद्वीपों के टूटने की विलय से बना है। आर्कियन इयोन के दौरान पहले क्रेटोनिक लैंडमास का गठन किया गया था जो 2 मिलियन वर्ष तक हो सकते हैं। इस काल के दौरान आपको पृथ्वी की उष्मा का प्रभाव पृथ्वी की उष्मा का प्रभाव वर्तमान की तुलना में लगभग 3 गुना था और इससे टेक्टोनिक और ज्वालामुखीय क्रियाएं बढ़ी थी। मेंटल अधिक तरल और पृष्ठ पतला था। देखिए यहाँ पे क्या कि मेंटल अधिक तरल और पृष्ठ पतला था। इसके परिणाम स्वरूप घाटी महासागरीय कटक और उष्ण स्तर तीव्रता से बनी। यह विश्वास किया जाता है कि ज्वालामुखी द्वीपों के पृथ्वी का पृष्ठ आपको छोटी प्लेटों में टूट गया। छोटे क्रेटोन पिघल गए और पुनः उष्ण स्तरों और पुनः चक्रण से पूर्ण नवीनीकरण के क्षेत्रों में परिणत हो गया।
प्रारंभिक आख्यान क्या कि प्रारंभिक आख्यान काल में विशाल महाद्वीप नहीं थे। प्रारंभिक आख्यान काल में विशाल महाद्वीप नहीं थे। केटोन की संरचना उष्मा स्तरों के स्थान पर हुई थी। केटोन की संरचना उष्मा स्तरों के स्थान पर हुई थी। केटोन की संरचना आग्नेय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट से हुई और इनकी प्रॉपर्टी मोटी है, जिसका विस्तार आपको मेंटल में 200 किलोमीटर गहरा है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख शैल तंत्रों का संक्षिप्त वर्णन निम्न में प्रस्तुत किया गया। पहला देखिए आपको आर्कियन समूह देखिए यहाँ पर आर्कियन ग्रुप। यहाँ देखिए आर्कियन ग्रुप की देखिए आर्कियन युग की अधिकतर चट्टानें नाइस अंग्रेजी बोलते जेनेसिस GNEIS नाइस के प्रवर्तित स्वरूप में पाई जाती है। ये चट्टान तमिलनाडु, नीलगिरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छोटानागपुर का पठार, ओडिशा, यहाँ पर क्या ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, अरावली पर्वतमाला में विद्वान है। बंगाल नाय जिनको खोंडोलाइट के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप के पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। देखिए इन चट्टानों में नाना प्रकार के धात्विक एवं गैर धात्विक खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अब के धारवाड़ तंत्र, जिसको बोलते हैं धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ तंत्र में भारत की सबसे पुरानी अवसादी रूपांतरित चट्टान है सेडिमेंट्री अवसादी रूपांतरित चट्टान मतलब सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाती है। इस तंत्र की चट्टान निम्न प्रदेशों में फैली हुई है। कर्नाटक के धारवाड़, बिल्ले तथा हॉस्पेट जिलों में, छोटानागपुर का पठार, गोदावरी नदी के ऊपरी भाग में दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा, चंद्रापुर इत्यादि जिलों में। तो चौथा देखिए आपको अरावली पर्वत श्रेणी के दिल्ली, राजस्थान तथा गुजरात में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ सिस्टम में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, मिका, चांदी, सोना, जस्ता, शीशा, प्लेट, एस्बेस्टस, संगमरमर एवं चूने के पत्थर पाए जाते हैं। अब कुरप्पा तंत्र देखिए यहाँ पर द कुडप्पा सिस्टम यहाँ देखिए द कुडप्पा सिस्टम यहाँ देखिए द कुडप्पा सिस्टम जो यहाँ पर उसको देखिए द कुडप्पा सिस्टम या कुडप्पा यहाँ देखिए द कुडप्पा सिस्टम देखिए कुडप्पा तंत्र की चट्टानें आंध्र प्रदेश के तेलंगाना की नदी घाटियों के बेसिन में पाई जाती है, जिनके प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार है। पहला देखिए पेनगंगा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियों में, पेनगंगा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियों में। दूसरा देखिए ओडिशा के तलचर श्रेणी में, तलचर श्रेणी की बात करते हैं ओडिशा के तलचर श्रेणी में। तीसरा देखिए कुरप्पा तंत्र की चट्टानें महानदी और ब्राह्मणी नदियों के बेसिन तथा नर्मदा और सोन नदियों के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ऊपरी भाग में भी आपको पाई जाती है। तीसरा देखिए अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग में जोधपुर के निकटवर्ती प्रदेशों में कुरप्पा युग की चट्टानें पाई जाती है। जोधपुर के आसपास देखिए यहाँ पर क्या कि जोधपुर के आसपास देखिए यहाँ पर क्या कि जोधपुर के आसपास इन चट्टानों में चूने का पत्थर, इमारती पत्थर, सजावटी पत्थर भी पाया जाता है। कुरप्पा तंत्र की चट्टानों में घटिया प्रकार का लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा एवं एस्बेस्टस इत्यादि भी पाए जाते हैं। अब के विंध्यन तंत्र देखिए द विंध्यन सिस्टम देखिए मध्य भारत की उच्च भूमि प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला के नाम से विंध्यन तंत्र यहाँ द विंध्यन सिस्टम देखिए मध्य भारत की उच्च भूमि प्रदेश को विंध्यन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। विंध्यन पर्वत पश्चिम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम और डेहरी ऑनसोन तक फैला हुआ है। इसकी एक भुजा आपको चंबल और सोन नदी में भी फैली हुई है। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों में कई स्थानों पर आपको अवसादी परतदार चट्टानें विद्वान है। देखिए विंध्यन तंत्र को कांग्लोमिरेट चट्टानों में हीरे डायमंड पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ना के मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद में बहुमूल्य हीरों की खानी स्थित है। बहुमूल्य हीरों और सजावटी पत्थरों के अतिरिक्त विंध्यन तंत्र की चट्टानें चीनी मिट्टी लाल रंग का इमारती पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश विंध्यन से प्राप्त लाल रंग के पत्थर विंध्यन से प्राप्त लाल रंग के पत्थर रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। फिर देखिए आपको गोंडवाना सिस्टम देखिए भारतीय प्रायद्वीप में उत्तम प्रकार के कोयले की उत्पत्ति गोंडवाना युग में हुई थी। गोंडवाना तंत्र को कोयले युग से भी जाना जाता है। इस युग में बने कोयले के भंडारों में
तलचर, झारखंड, दामोदर घाटी तथा पंचेत घाटी समेत है महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिनों में महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिनों में पाया जाने वाला कोयला भी इसी युग का है। देखिए छठा, देखिए दक्कन ट्रेप। देखिए आप दक्कन ट्रेप के बाद भूगर्भीय इतिहास के क्रिटेशियस युग, भूगर्भीय इतिहास के क्रिटेशियस युग में भारी मात्रा में ज्वालामुखियों द्वारा को तरल लावे का उद्गम हुआ और एक विस्तृत क्षेत्र पर फैल गया, जिससे दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई। क्रिटेशियस युग लगभग 13 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसी युग में आपको गोंडवाना लैंड, देखिए इसी युग में आपको गोंडवाना लैंड में भारी दरार पड़ी, जिससे भारतीय प्रायद्वीप की सीमाओं का निर्धारण आरंभ हुआ। लेकिन लावे से बने दक्कन के पठार की गहराई पश्चिम की ओर 3,000 मीटर है, 3,000 मीटर से भी अधिक है। देखिए इस युग के लावे में दाय तो बने अब यहाँ क्या कि गोंडवाना तंत्र के यहाँ पर देख रहे थे। एक मिनट फिर से देखिए आपको कहाँ पर थे यार। इसमें जो आपको यहाँ पर आपको देखिए एक बार फिर से इसको देखिए, आपको यहाँ पर विंध्यन तंत्र को एक बार फिर से देखिए कहाँ पर थे यार। देखिए विंध्यन तंत्र देखिए, द विंध्यन सिस्टम देखिए, मध्य भारत उच्च भूमि प्रदेश को विंध्यन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। विंध्यन पर्वत पश्चिम आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम और डेहरी ऑनसोन तक फैला हुआ है। इसकी एक भुजा देखिए यहाँ पर क्या, इसकी एक भुजा आपको चंबल और सोन नदी में भी फैली हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कई स्थानों पर अवसारी पर्वतराज चट्टानें विद्वान है। विंध्यन तंत्र में आपको कांगलोमीरेट चट्टानों, कांगलोमीरेट रॉक्स में हीरे डायमंड पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद में बहुमूल्य हीरों की खान स्थित है। बहुमूल्य हीरों और सजावटी पत्थरों का अतिरिक्त विंध्यन तंत्र की चट्टानों चीनी मिट्टी लाल रंग के इमारती पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सिकंदरा और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश विंध्यन से प्राप्त लाल रंग के पत्थर रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। देखिए गोंडवाना तंत्र, देखिए गोंडवाना सिस्टम की बात करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में उत्तम प्रकार के कोयले की उत्पत्ति गोंडवाना युग में हुई थी। गोंडवाना तंत्र को कोयले युग से भी जाना जाता है। इस युग में बने कोयले के भंडारों में तलचर, झारखंड, दामोदर घाटी तथा पंचेत घाटी समेत है। महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिनों में नदियों के बेसिनों में पाए जाने वाला कोयला भी इसी युग का है। देखिए यहाँ पर दक्कन टेप, देखिए यहाँ पर क्या दक्कन टेप देखिए, भूगर्भीय इतिहास के क्रिटेशियस युग में भारी मात्रा में ज्वालामुखियों को तरल लावे का उद्गम हुआ है और एक विस्तृत क्षेत्र पर फैल गया, जिससे दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई। क्रिटेशियस युग लगभग 13 से 14 क्रिटेशियस युग लगभग 13 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। देखिए इसी युग में गोंडवाना लैंड, इसी युग में आपको गोंडवाना लैंड, इसी युग में आपको गोंडवाना लैंड में भारी दरार पड़ी, जिससे भारतीय प्रायद्वीप की सीमाओं का निर्धारण आरंभ हुआ। लावे से बने दक्कन के पठार की गहराई पश्चिम की ओर 3,000 मीटर से भी अधिक है। इस युग के लावे में आपको मैग्मा से निर्मित ग्रेनाइट ग्रेवो चट्टानों के अंतर मैदान इंट्रूशन भी पाए जाते हैं। दक्कन ट्रेप में देखिए, दक्कन ट्रेप में बहुत से स्थानों क्वार्टज, अकीक एजेट जैसे बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। अब के साथ में देखिए टर्सरी देखिए यहाँ पर क्या तृतीय तंत्र टर्सरी सिस्टम देखिए यहाँ पर गोंडवाना का अंतिम विखंडन टर्सरी काल में हुआ था। इस युग में भारत के प्रायद्वीप में भारी भ्रंश फॉल्ट हुआ तथा भ्रंश के फलस्वरूप अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में अवतरण सबसिडेंस हुआ। देखिए टर्सरी युग की चट्टानें गुजरात के काठियावाड़ और कच्छ प्रदेश, राजस्थान, कोरोमंडल एवं मालाबार तटों में पाई जाती है। यहाँ पर प्लाईस्टोसीन देखिए प्लाईस्टोसीन पीरियड की बात करते हैं। अभिनूतन युग की चट्टानें भी भारतीय प्रायद्वीप के कुछ भागों में पाई जाती है। इस युग की चट्टानें आपको महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी की निचली घाटियों में भी पाई जाती है। इस युग की चट्टानें आपको गुजरात, कोकण और मलाबार के तटीय भागों में भी पाई जाती है। अब कि प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति तथा उच्चावत देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति तथा उच्चावत देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति तथा उच्चावत
की बात करते हैं। फिजियोग्राफी देखिए फिजियोग्राफी एंड रीफ फीचर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया देखिए। फिजियोग्राफी देखिए फिजियोग्राफी एंड रीफ देखिए फिजियोग्राफी एंड रीफ फीचर्स देखिए प्रायद्वीप में भारत की भू आकृतियाँ तथा उच्चावच देखिए यहाँ पर फिजियोग्राफी एंड द रीफ फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया मतलब आपको रीफ फीचर मतलब क्या होता है, उच्चावच आपको होता है। अभी हम देखिए क्या लगभग 16 लाख लगभग आपको क्या देखिए आप लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारतीय प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। भारतीय उपप्रायद्वीप का देखिए भारतीय प्रायद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है जिसका आधार दिल्ली कटक से लेकर राजमहल की पहाड़ियों झारखंड तक फैला हुआ है और शीर्ष देखिए यहाँ पर क्या और शीर्ष कन्याकुमारी से बना है। भारतीय प्रायद्वीप के अब यहाँ देखिए बना है यहाँ देखिए शीर्ष कन्याकुमारी से बना है भारतीय प्रायद्वीप के देखिए भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पश्चिम अरावली उत्तर मेकार पर्वत मेकार रेंज उत्तर पूर्व में हजारीबाग राजमहल की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं। अब अनाई मुड़ी 2695 मीटर 2495 मीटर अनाई मुड़ी नीलगिरी में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है जो देखिए प्रोफेसर एस पी चटर्जी के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप को निम्न 8 प्राकृतिक वृत्त भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अनाई मुंडी जो आपको है वो भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। अब कि आप 8 भाग देखिए उप भू आकृति प्रदेश को बोलते हैं क्या मेसो रीजन्स बोलते हैं। पहला देखिए उत्तरी मध्य उच्च पठार द नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। दूसरा देखिए आप क्या दक्षिणी मध्य उच्च भूमि द साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। तीसरा देखिए पूर्वी पठार द ईस्टर्न प्लेटो बोलते हैं। चौथा देखिए क्या मेघालय मिखीर के पठार द मेघालय मिखीर लिपलैंड्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पांचवा देखिए उत्तरी दक्कन का पठार देखिए द नॉर्थ डेक्कन प्लेटो देखिए। छठा देखिए दक्षिण दक्कन का पठार द साउथ डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। सातवां पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बोलते हैं। आठवां देखिए पूर्वी घाट द ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आप यहाँ देखिए उत्तर मध्य की उच्च भूमि देखिए द नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स देखिए द उत्तर मध्य की उच्च भूमि देखिए द नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स की बात यहाँ पर की गई है। भारतीय प्रायद्वीप उत्तर मध्य उच्च पठार में देखिए अरावली पर्वतमाला मालवा का पठार द विंध्यन श्रेणी सम्मिलित है। देखिए आपके उत्तर मध्य की उच्च भूमि देखिए द नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप उत्तर मध्य पठार में अरावली पर्वतमाला मालवा का पठार विंध्यन श्रेणी सम्मिलित है। फिर आपको आगे यहाँ पर है